अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, विंटर 24 अटेम्प्ट के लिए हम बैठे हैं। समर 24 का रिजल्ट आ चुका है और आज के जो सेशन है, पोस्ट रिजल्ट सेशन, इसका एजेंडा जो है हम पहले नोट कर लेते हैं। पहला एजेंडा होगा जी पॉसिबल रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल रिजल्ट अलॉन्ग विद देयर रेमेडीज। मंडे को रिजल्ट आया था और आज सैटरडे हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सारे दिनों में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव मैसेज मी। बहुत सारे जो है ना, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो है वन ऑन वन बेसिस पे डिस्कशन हुआ और एक लिस्ट तैयार हुई कि जी क्या रीज़न था पेपर पास ना होने का। तो उस रीज़न पे बात की जाएगी और सिर्फ रीज़न पे बात नहीं करनी है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है कि हमारी दिसंबर 24 अटेम्प्ट में बीएफडी हमारा पास हो जाए, इस पर बात होगी। फिर सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा रिवीजन अप्रोच क्या होनी चाहिए। रिवीजन अप्रोच दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर अब तो हमने सेल्फ स्टडी करना है, तो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन अप्रोच क्या होगी, और अगर कोई क्लासेस फॉलो करता है उसके लिए रिवीजन अप्रोच क्या होगी। अच्छा, इस पर ही बात कर लेंगे कि क्या आपको क्लास की ज़रूरत है या नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ये नहीं है इस सेशन का मकसद कि मैं बोलूँ नहीं यार क्लास लेना लाजमी है, नहीं नहीं। आप खुद फैसला करेंगे कि यार अगर वाकई मुश्किल हालात हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये फैक्टर्स हैं, ये रीजंस हैं, अगर ये रीजंस हैं तो फिर आप क्लासेस की तरफ जाओगे, वरना आप क्लासेस की तरफ नहीं जाओगे, आप सेल्फ स्टडी कर लोगे, कोई मसला नहीं। और सेल्फ स्टडी कैसे करना है, इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दिया। वो आपसे यहाँ पे बात होगी, ठीक है। अच्छा, जितनी बात मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ आज, मैं इत्तेफाक से सोच रहा था कि अल्लाह का शुक्र है मुझे सीए फाइनल पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। मतलब मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह 19 ईयर्स का हो गया है ऑलमोस्ट। और जो सीए का एक्सपीरियंस है इसमें से जो है वो 10 ईयर्स का हो गया। तो मैं आपसे जितनी बात कर रहा हूँ कि सीए फाइनल का, मैं पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर होता था, मैक, वो पढ़ाता था। 2014 में मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में, और अभी ऑब्वियसली जुलाई एंड हो गया, तो ऑलमोस्ट इट्स 10 ईयर्स। तो जितनी बातें मैं आपसे करूंगा वो सारी की सारी तजुर्बे की बेस पे होंगी। 9 ईयर में बिफोर सीए, अदर देन सीए चीज़ें पढ़ाता रहा हूँ, सीए पढ़ाने से पहले, खैर क्या कहते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपने सीरियस लेना है आज के सेशन को, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आज हमारा ये है कि किसी तरीके से हमारा पेपर पास हो जाए। अच्छा, तीसरा एजेंडा हमारा आज का जो होगा वो ये होगा कि यार हमारी समर 24 पर लिमिटेड रिवीजन, लिमिटेड डिस्कशन ऑन समर 24, कि समर 24 के पेपर में ऐसा क्या था। और मैं आपको दिखाऊंगा कि समर 24 का पेपर, और बहुत सारे लोगों को पता है ये बात कि इतना मुश्किल नहीं था, ऐसा ही है ना। समर 24 का पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। बिल्कुल, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा अजीम, उनके लिए भी अप्रोच बात होगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है या कोई हमारे अप्रोच से नहीं, मतलब अपनी तरीके से काम करना चाहता है, तो भी उसको क्या करना चाहिए, बात होगी यहाँ पे। तो 2024 के पेपर में बात होगी कि फॉरेस्ट का सवाल कहाँ से आया था, पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल कहाँ से आया था, और वो जो रेशियो एनालिसिस का सवाल था वो क्यों आया था, और बाकी क्वेश्चन 1 में ऐसा क्या हो गया था, और क्वेश्चन 3 जो है वो कहाँ से मिलता जुलता था। ये सारी की सारी बातें यहाँ होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे इस बार नजर आई कि शायद पेपर लास्ट टाइम से काफ़ी आसान था और लास्ट टाइम से छोटा भी था। लोगों ने बोला 90-95 मार्क का भी अटेम्प्ट हो गया, जो कि नॉर्मली बीएफडी में नहीं हो पाता। तो मगर आई थिंक थोड़ी चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई है। जब भी आई गेस तो परमानेंट ग्रेड अगर लेट से 800-900 होने चाहिए थे, तो वो 600 प्लस हुए। पूरे पाकिस्तान लेवल में बात हो रही है। तो खैर इस पर बात करेंगे कि अगर पेपर आसान आ जाता है तो भी स्टूडेंट पे एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वो जिम्मेदारी क्या है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारा आज का एजेंडे में कि ये है कि भाई स्पेशल फोकस ऑन थ्योरी, के थ्योरी पे कैसे फोकस किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस अटेम्प्ट के लिए, पिछले अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो ये कि स्पेशल फोकस ऑन आईकैप सॉफ्टवेयर। कि आईकैप सॉफ्टवेयर से लोग परेशान हैं कि आईकैप सॉफ्टवेयर को कैसे डील करेंगे, हाउ टू कोप अप आईकैप सॉफ्टवेयर, हाउ टू डील आईकैप सॉफ्टवेयर। आईकैप सॉफ्टवेयर से डील करने के लिए क्या करें, क्या रजिस्टर वगैरह सारे खत्म कर दें, क्या हम एक्सेल पे काम करें, क्या एक्सेल और सॉफ्टवेयर सेम है, क्या हमें जो है वो 6 महीने सॉफ्टवेयर पे करने की जरूरत है, या आखिर में जो है प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा। हाउ टू डील विद आईकैप सॉफ्टवेयर। मैं एमएसए 2 पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से। सबसे पहले एमएसए 2 ही हुआ था ना एक सॉफ्टवेयर पे, एमएसए 1, एमएसए 2। तो एमएसए 2 का क्या तजुर्बा रहा, CFEP 3 लास्ट अटेम्प्ट में आईकैप सॉफ्टवेयर पे हुआ, तो उसका क्या तजुर्बा रहा, तो वो तजुर्बे में आपसे बीएफडी में जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर, तो ये हमारा एजेंडा है। हम स्टार्ट करते हैं पॉसिबल रीजंस की वजह से। अच्छा, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि यार देखें, हमने आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि यार जो हुआ सो हुआ। अभी आप पुरानी बातों को छोड़ दें कि जी मेरी 3 अटेम्प्ट हो गई, 4 अटेम्प्ट हो गई, 5 अटेम्प्ट हो गई। इस सेशन का मकसद ये है कि किसी तरीके से हमारी दिसंबर 24 अटेम्प्ट शुड बी लास्ट अटेम्प्ट, और ये हमारी अटेम्प्ट बच जाए। अच्छा, रीजंस क्या क्या है, पॉसिबल रीजंस, पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा आज, वैसे नॉर्मली लाइव सेशन में नाम लेता हूँ, बट आज मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग मुझे बता दें क्या लगता है आपको कि क्या रीजन था पेपर पास ना होने का, और फिर उसकी
जो रेमेडी भी डिस्कस करेंगे कि उसके रेमेडियल एक्शंस क्या हैं जी। बेसिक रीजन पेपर पास ना होने का क्या होता है, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें ना, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट इशू, बिल्कुल सही है दानिश, अमीर हमजा, ठीक है। मैं भी बात कर देता हूँ थ्योरी पे फोकस, ठीक है। और सबसे बेसिक रीजन क्या होता है, सबसे बेसिक रीजन, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, पासिंग मार्क अप्रोच, वेरी गुड वकार, ये मुझे इस पर बात करनी है। ये जो पासिंग मार्क अप्रोच है ना, ये क्लियर है, मुझे इस पर बात करनी है कि माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ना समझना हमजा, यस फाइन। लैक ऑफ प्रैक्टिस, मर्जर इक्वेशन वाला टॉपिक समझ नहीं आया था, हालांकि पेपर में सवाल इतना मुश्किल नहीं आया था उसका, शायद बैड लक, बैड लक को लास्ट में रखिए जी। ये जो कह रहे हैं ना, बैड लक को लास्ट में रखिए। बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक में मसला हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में इशू हो जाता है, थ्योरी का बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसिक रीजन पे जाऊंगा कि यस कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जी मेरे कुछ टॉपिक के कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, मर्जर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट मेरे वीक थे, फॉरेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, ठीक है। वैक मैंने रिवाइज नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट पे अच्छी ग्रिप थी, मगर पेपर में लगा कि नहीं यार उसमें भी कसर बाकी है, ठीक है। तो एक है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, दूसरा है कॉन्सेप्ट बहुत थे मगर प्रैक्टिस नहीं की थी सर, बस हम जो है ना वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के लेके चले गए थे, प्रैक्टिस हमने कहा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस का कोई इशू नहीं है, या टाइम नहीं बचा था, या क्लासेस लेट खत्म हुई थी, या फर्म ने लेट छोड़ा, एक दूसरा रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, तीसरा रीजन क्या होता है जी, और क्या रीजन होता है, कॉन्सेप्ट का मसला है, प्रैक्टिस का मसला है, तीसरा मसला ये है कि पैनिक अटैक के पेपर में, या ये कह लें कि मिस हैंडलिंग ऑफ पेपर। क्या मतलब हुआ, पहले सवाल पे बहुत टाइम लग गया, सर पेपर मुझे आता था मगर पहले सवाल में मैंने 1.5 घंटा लगा दिया, ठीक है। उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में जब मैं गया तो वहां भी मैंने 1 घंटा लगा दिया, उसकी वजह से ये हुआ कि जब मैंने देखा तो 3, 4, 5 तो बहुत आसान थे, वो तो ऐसे थे जैसे लग रहा था पीछे पासिवर से छापे में, ठीक है। और वो करने के लिए मेरे पास सिर्फ आधा पौना घंटा बचा, तो मैं पेपर में सिर्फ 60-62 मार्क का अटेम्प्ट कर पाया, वो भी बस 30 सवाल, तो पता नहीं मैंने कैसे किए, ठीक है। वो मुझमें पैनिक हो गया पेपर में, मैं पैनिक हो गया, मिस हैंडलिंग ऑफ पेपर, पहला सवाल गलत उठा लिया, या ज्यादा टाइम लगा दिया, या मैंने काट के वापस से सॉल्व किया जिसके लिए पेपर खराब हो गया, ऐसा होता है ना कुछ लोगों के साथ। चौथा क्या मसला है जी, लैक ऑफ क्या कहते हैं स्पीड, कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मैंने अटेम्प्ट ही 70 मार्क का किया, तो 70 में से 50 लाना तो आपको पता है बहुत मुश्किल होता है ना। और टाइम मैनेजमेंट इशू, जो कि मैं समझता हूँ इस बार मुझे पर्सनली लगता है कि ये इशू कम लोगों को फेस हुआ है, अभी भी ऐसा बात नहीं है, कुछ लोगों ने कहा जी टाइम मैनेजमेंट का मसला है। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, पोर्टफोलियो थ्योरी नहीं आता, ये तो मैंने, ये तो उसमें हो गया ना, क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, पोर्टफोलियो थ्योरी अगर नहीं आता आपको खुदा ना खास्ता, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मसला हो गया, क्या ख्याल है, नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक और जी, लैक ऑफ फोकस ऑन थ्योरी, या बैड परफॉर्मेंस इन थ्योरी, थ्योरी सर जहर लगती है, थ्योरी पे हमारी अच्छी ग्रिप नहीं है मिसाल के तौर पे। एंड लास्ट में एक और रीजन होता है कि यार हमारा ना रिवीजन अच्छा नहीं था, सब कुछ अच्छा था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो लोग लाइव क्लास में, मैं इस बार आपकी नाम नहीं लूंगा, आप लोग मुझे जरा बता दें कि क्या मसला था। 1 2 3 4 5 6, एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं, मुझे सिर्फ टाइप करके बता दें। बिल्कुल अब्दुल वाजिद, बात करेंगे कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे डील करना है, बात करेंगे। मैंने कुछ आईसीडब्ल्यू का कंटेंट भी आपसे शेयर करना है आज के एजेंडे में, मैं आपसे कुछ आईसीडब्ल्यू का कंटेंट भी शेयर करूंगा। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, किसी को कोई वैसे कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई सवाल हो, तो मैं पर्सनली क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूँ। थोड़े बहुत मैसेजेस मेरे ख्याल से बस रह गए, बाकी अलहमदिल्ला मैंने सारे रिस्पॉन्ड कर दिए, ठीक है। वो भी शायद एक दिन पुराने रह गए खाली, बस वो भी कुछ। तो ये नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, और आईसीडब्ल्यू का कंटेंट मैं इंशाल्लाह शेयर दिखाऊंगा आपको आज के सेशन में, अगर वो किसी को चाहिए हो तो उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं, नंबर से बताएं जी, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन ऑफ ट्रिकी पॉइंट को गलत अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, जिसकी वजह से लग रहा था कि सही किया है बट पेपर फेल हो गया, ओके, ठीक है। 5 से बार सॉल्व नहीं किए थे टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ, बिल्कुल सही है, मैं इस पर बात करूंगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिविजन, एंड नो प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्ट वाइज पास पेपर्स। अटेम्प्ट वाइज पास पेपर्स आपने नहीं किए थे क्योंकि आपको प्रैक्टिस में ही टाइम लग गया था, खैर। अच्छा, आंसर बताएं जल्दी जल्दी से प्लीज, यार ये इतने सारे लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, जरा मुझे नंबर से बताएं। 3 आ रहा है, ठीक है, 3 का मतलब कि पैनिक अटैक हो गया। 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है किसी का, बैड परफॉर्मेंस थ्योरी, ओके। 1 2 5 आ रहा है, 1 2 एंड 5, ओके।
फिर उसके बाद आ रहा है जी फुल कोर्स कवर नहीं किया था, तो ये 1 हुआ ना चंदा, अगर फुल कोर्स कवर नहीं किया आपने तो कॉन्सेप्ट आपके सही नहीं है, 1 हुआ। अच्छा 4 एंड 5 आ रहा है, 4 एंड 5 क्या है जी, लैक ऑफ स्पीड एंड बैड परफॉर्मेंस। 3 आ रहा है, 3 क्या था जी, लैक ऑफ स्पीड। 1 आ रहा है, क्वेश्चन 1 सही अंडरस्टैंड नहीं हुआ, ठीक है। 4 एंड 5 आ रहा है, गेटिंग स्टक एट अ पॉइंट, तो ये पैनिक अटैक में आएगा पॉइंट नंबर 3 में। अच्छा 4 एंड 5 बैड परफॉर्मेंस इन थ्योरी एंड लैक ऑफ स्पीड, ठीक है। लास्ट टाइम 32 में आए थे 55 में से, इस बार 30 है 80 में से, ये मैं बताता हूँ इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई है। अच्छा जी 5 एग्जामिनर कमेंट नहीं पढ़े थे, बिल्कुल सही है, ये एग्जामिनर कमेंट अभी इसके नहीं आए मगर बिल्कुल पढ़ने चाहिए। सॉफ्टवेयर इशू तो अभी नहीं है, अगर आपने बाकी से बाहर पेपर दिए तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वरना अदरवाइज ये अभी नहीं था, आगे हो सकता है, आगे भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा अगर आप करो। 1 एंड 3, 1 2 5 6 6, ठीक है। 2 एंड 6 4 5 1 3 5, ठीक है जी। 5 6 एंड 3 4, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट टॉपिक वाइज पास पेपर किए थे, फुल नहीं किया था, ठीक है। मैं इस पर बात करता हूँ, प्रीवियस अटेम्प्ट 3 हो चुकी हैं आपकी, 4 वाला रीजन आ रहा है। अच्छा अब सवाल, सवाल, ठीक है बिलाल बात करते हैं अभी, कुछ ना कुछ तो सोचो। अच्छा एक और चीज ये कि जिनको लगता है कि यार हमारा इसमें से कोई मसला नहीं था, इसके अलावा कोई इशू नहीं था, हमें 100%, तो कोई ऐसा है आप में से, कोई ऐसा है आप में से जो था, सिर्फ यस और नो में बताइएगा, जो कहता हो कि सर मैंने सारी चीजें बेहतरीन प्रिपेयर की थी, इनमें से कोई मसला मुझे नहीं था, वो मुझे फिर भी लगता था 100% श्योरिटी थी पेपर करने को, मेरा पेपर पास होना चाहिए था मगर मेरा पेपर पास नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं? कोई अगर है तो यस कर दे खाली, जो कहे कि सर ये मसला कोई भी नहीं है मगर मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, बट आई डोंट नो पेपर में जब मैं आया, रिजल्ट आया तो मैं शॉक्ड हूँ कि मेरा पेपर क्यों पास नहीं हुआ। कुछ लोग ये आ रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी थे। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पे कहूंगा कि यार एक माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है। माइंडसेट ऑफ 50 मार्क्स। अच्छा एक 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 चीज याद रखिएगा, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि इस पेपर में ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, मगर मैं एक जनरल बात करने जा रहा हूँ। आपको पता है एक चीज, पिछली अटेम्प्ट में कॉस्टिंग का पेपर कैफ 3 का बहुत मुश्किल पेपर आया था, पता है आपको? कैफ 3 कॉस्टिंग जो है ना उसका बहुत मुश्किल पेपर आया था, ये मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग 2024। मगर पाकिस्तान में कितने बच्चा पास हुआ जी? 40% के करीब बच्चा पास हुआ, 40% प्लस बच्चा पास हुआ ऑलमोस्ट। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब पेपर मुश्किल होता है या पेपर लेंदी होता है तो कभी कभार थोड़ी सी जो है ना चेकिंग के वक्त थोड़ा सा हल्का फुल्का एक एडजस्टमेंट हो जाता है, स्टूडेंट को फेवर मिल जाता है। मैं ये कोई बात दावे से नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई आईकैप में कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी से, ना कोई ऐसी मेरी कोई अल्लाह ना करे सेटिंग है। मगर एक बात करूँ मैंने जो दूसरे बोर्ड में देखा है और दूसरे जो टीचर्स हैं जो दूसरे बोर्ड में सर्व करते रहे हैं या कैम्ब्रिज में सर्व करते रहे, उनसे मेरी बात हुई है। अच्छा इस बार का जो बीएफडी का पेपर था ना वो डिफिकल्ट था ना वो लेंदी था, ठीक है। सबसे पहले मैं आखिरी फैक्टर पे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यार ये वो फैक्टर है जो मैं भूल ना जाऊँ। अब हुआ क्या कि यार डिफिकल्ट भी नहीं था, लेंथी भी नहीं था, मगर अगर मैं रिजल्ट को देखूं तो ये मतलब पेपर समर 24 को अगर मैं दिसंबर 23 से कंपेयर करूं तो दिसंबर 23 स्लाइटली डिफिकल्ट था, दिसंबर 23 मोर लेंथी था, मगर समर 24 ये दोनों चीजें आपके फेवर में होने के बावजूद रिजल्ट के परमानेंट ग्रेड ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा चेकिंग क्राइटेरिया मुझे ऐसा लगता है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का, मगर अपेरेंटली ऐसा लगता है चेकिंग क्राइटेरिया इंप्रूव हुआ है। इवन तो बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, हमारे भी काफी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के परमानेंट ग्रेड भी 645 इज नॉट अ बैड नंबर, बट स्टिल देयर वाज अ मच रूम इंप्रूवमेंट। तो कहने का मतलब है कि यार एक चीज तो ये कह लें कि जितने भी लोग हैं, चाहे आपका ऊपर वाले रीजन हो या ना हो, आपने यार ये 50 के माइंडसेट से बाहर निकलना है, 50 के माइंडसेट से बाहर निकलना है, क्योंकि 50 के माइंडसेट में दो बुराइयां हैं। एक तो ये बुराई है कि अगर थोड़ा सा चेकिंग क्राइटेरिया टफ हो गया, जो कि हो सकता है हो गया हो, तो आपको जाहिर सी आप तो 50 सोच रहे थे मुश्किल चेकिंग के आसान चेकिंग के हिसाब से, तो मुश्किल चेकिंग के हिसाब से तो आपको 65-70 पे होना चाहिए था, 60 पे होना चाहिए था, तो गैप आ जाएगा। दूसरा ये कि खुदा ना खासा कोई एक चीज भी गलत हो गई ना, कोई एक चीज भी गलत हो गई तो आपकी जो 50 की कैलकुलेशन थी ना ये फेल हो जाएगी, ये आपको 45 44 40 और अगर ज्यादा बड़ी गलती कर दी तो 30s में भेज देगी आप। तो प्लीज यार मैं आप लोगों से एक चीज ये कहूंगा, ठीक है। अच्छा रिमोट प्रॉक्टिंग में पेपर दिया था आपने, एक्सेल में सब वर्किंग करके पेस्ट नहीं की थी, ये तो ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा। ये मैं अभी बात करूंगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे टैकल करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बात छोड़ दें, लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थे 40 और इस बार मेरे मार्क्स हो गए 30। देखिए लास्ट टाइम भी आप अनफॉर्चुनेटली पास नहीं थे और इस बार भी आप अनफॉर्चुनेटली पास नहीं है, मार्क्स को छोड़ दें। अब आप ये सोचें कि यार अप्रोच ऐसी क्या करनी है कि मैं तो आपको 50 भी नहीं दिया ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 50 मार्क को छोड़ें। अब आप जो है ना माइंडसेट चेंज करें, चेंज योर माइंडसेट टू अचीविंग, चेंज योर माइंडसेट
फॉर स्कोरिंग 70 मार्क्स। 70 मार्क्स के माइंडसेट से काम करें कि मुझे अगर 70 मार्क्स पासिंग हो जाए तो मैं क्या करूं। और मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा, बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपका माइंडसेट 70 मार्क्स वाला ना हो तो मुझे बताइएगा। इसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और एक मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, थ्योरी की भी बात करता हूँ मैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि यार आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक और काम भी आपको करने की जरूरत है, जिन लोगों का ये मसला है कि जो कहते हैं शुरू के 6 में कोई मसला नहीं है, मैं भी शुरू के 6 भी बात करता हूँ, उनको ये करना चाहिए कि लास्ट टाइम का पेपर आप लें, क्वेश्चन वाइज सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 से लेकर जो लोग मुझसे इंडिविजुअली बात करते हैं उनको मैंने कहा उनको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करें। आई कैप का एग्जामिनर का सोल्यूशन इंशाल्लाह जल्द आ जाना चाहिए, वैसे तो आ जाना चाहिए था मगर मुझे उम्मीद है जल्द आ जाएगा, अगर आज में नहीं आया था तो उसको फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंपेयर करके आइडेंटिफाई करें। शायद कोई एक या दो सवाल ऐसे हो जिनमें आपको लगता हो कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मगर वो बिल्कुल गलत हो गए, तो इसको भी देखने की जरूरत है कि यार आप क्वेश्चन वाइज एनालाइज करें कि यार अगर सब सारे आपने हरबे इस्तेमाल कर लिए, सारे आपने जो है ना क्या कहते हैं अपनी टेक्निक्स लगा ली और फिर भी आपको लगता था पेपर पास होना चाहिए था, तो शायद कोई एक सवाल दो सवाल ऐसे थे जो आपको बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो आपकी कैलकुलेशन को खराब कर गए, ठीक है। तो ये एक बात थी। अच्छा, अब जरा बात करते हैं बारी बारी, और फिर एजेंडे में बहुत सारे आइटम इस पर बात करनी है, सॉफ्टवेयर भी बात करनी है और सेल्फ स्टडी कैसे करना है, या अगर आप क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो उस पर कैसे बात करनी है, देखते हैं। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट का एक ही हल है भाई। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट का ये है कि स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट के लिए फिर जाहिर सी बात है ये वो पॉइंट है शायद पहला और आखिरी जिसकी वजह से आपको क्लासेस लेनी पड़े। बाकी नीचे वाले पॉइंट्स में शायद मैं आपको कहीं रिकमेंड नहीं करूंगा क्लासेस लेने का, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट में मसला है तो फिर मैं कहूंगा कि यार वो फिर आपको लेक्चर से कवर करना चाहिए, क्योंकि BFD ऐसा पेपर है जो सेल्फ स्टडी पे अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक दफा आपने पढ़ा हुआ है फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मैं अप्रोच बता देता हूँ। ICAP की बुक को फॉलो नहीं कर सकते, थ्योरी हाँ थ्योरी के लिए कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उसका लेवल बहुत लो है, बहुत लो लेवल है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना है। अच्छा, दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि यार प्रैक्टिस आपको सही लेवल, अच्छा प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सुन लें यार। प्रैक्टिस करने का एक सलीका है, प्रैक्टिस करने का एक टूल है। प्रैक्टिस करने की एक जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस ऐसे नहीं करिएगा कि यार आपने जिसे कहते हैं ना कि बस जिसे कहते हैं कि ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं नहीं, प्रैक्टिस बहुत तरीके से करने की होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक तो ये कि रीसॉल्व योर रजिस्टर, रीसॉल्व योर स्टडी मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब एक काम अब और करें यार प्लीज। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो एक बार पेपर दे चुके हैं, अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, किताब आपके पास होगी, सही है। आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस का उसूल बता समझिए, रीसॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑन योर ओन। मिसाल के तौर पे आपने हमसे क्लासेस ली और अनफॉर्चुनेटली आपका पेपर पास नहीं हो, ठीक है, और आपको लगता है कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है इसलिए आपको लेक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास पुराना रजिस्टर बना हुआ है तो आपको कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, आप वापस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, और पूरे सॉल्व करें, सॉल्व कंप्लीट सोल्यूशन, बीच में गलतियां ना देखें यार, कंप्लीट सोल्यूशन एंड देन रेफर सोल्यूशन एट द एंड, सोल्यूशन को आखिर में रेफर करें। अच्छा, सोल्यूशन कहाँ से रेफर करेंगे, पुराने रजिस्टर से रेफर करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आपने हमसे नहीं पढ़ा तो भी कोई मसला नहीं है, आप यही अप्रोच फॉलो कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। अच्छा, अब क्या करें, अब आपने ये काम कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट। अब आपने ये करना है कि इसके बाद अपनी गलतियों को नोट करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि हम अपनी गलतियों को नोट नहीं कर रहे हैं, बारीक बीनी से नोट नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? राइट डाउन योर मिस्टेक्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको दो सूत्रों में क्लासेस लेने की जरूरत है खाली। अगर आपके कॉन्सेप्ट में मसला है तो क्लास लेनी पड़ेगी, और अगर आपका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ हुआ तो आपको क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हुआ हुआ है और आपको कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है तो फिर आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आपको फिर ये काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या वापस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। किताब आपके पास है, पुराना रजिस्टर बैकअप के तौर पे आपके पास है, और एक बार मिस्टेक, अच्छा अब आप बोले सर छोटी मिस्टेक भी लिखूं, जी बिल्कुल सारी मिस्टेक भी लिखें,
सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो भी लिखें, और जो जेन्युइन मिस्टेक्स हो रही हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं वो भी लिखें। अच्छा एक बात मुझे बताएं, किसी के कितने मार्क्स आए मुझे, मैं मार्क्स अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे मार्क्स बताएं कितने आए आपके, ऐसे ही टाइप करके बताएं, क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन जितना होगा उतना बात करने में मजा आएगा। मैं नाम नहीं लूंगा मगर इसलिए आप बता सकते हैं 45, 38, 42, 34, 35, 42, 39, 44, 41, नाम नहीं लो रहा मैं, 28, 31, 34, 45, 38, 41, 33, 30 आउट ऑफ 82, 27। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, सही है, ठीक है, कुछ लोग नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं। यार अगर किसी के मिसाल के तौर पे 34 आए या 35 आए या 41 आए, आप इस बात को समझिएगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं, अगर किसी के 40 मार्क्स भी आते हैं ना, तो 40 मार्क्स मसला नहीं है, पता है माइंडसेट, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपका 40 मार्क्स मसला नहीं है, 40 मार्क्स तो आपको मिल गए, 40 मार्क्स तो आपको आ गए। लोग कहते हैं ना मेरे सिर्फ 40 मार्क्स है, नहीं 40 मार्क्स का मसला थोड़ी है। मसला कितने मार्क्स का है, मसला उन 60 मार्क्स का है जो आपके लूज हो गए। 40 मार्क्स का मतलब क्या है कि आपके 60 मार्क्स पेपर में लूज हो गए। अच्छा वो कहाँ लूज हुए हैं, वो दो ही जगह लूज हुए हैं, तीसरी कोई जगह नहीं है। या तो आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी है, या आपने कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तीसरा एक रीजन भी हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की थी, मिस्टेक तो थी वर्किंग शो नहीं की थी, अच्छा मगर वो मिस्टेक में ही आएगा कि वर्किंग खराब हुई है तो कोई वजह है ना, या तो सिली मिस्टेक हुई है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है। आप जब आप वापस से प्रैक्टिस करोगे, देखो एक बात ध्यान में रखना, 6 महीने जाया हो गए हैं, अब अगले 6 महीने जाया ही नहीं करने हैं। अब बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपके पास, मैं भी उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों से मुखातिब हूँ जो क्लासेस नहीं ले रहे, उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हुआ है, उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का एडवांटेज क्या है कि इस में आपको लेक्चर नहीं लेने बीएफडी के, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास काफी टाइम है। तो जब आपके पास टाइम है तो आप क्या करो कि यार ये काम जरूर करें। अच्छा ईमानदारी से बताएं कितने लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं, येस और नो में जवाब दें, इसको मैं कहता हूँ मिस्टेक लॉग। ये क्वेश्चन के बाद भी बन सकता है, सेपरेट भी बन सकता है, क्वेश्चन के बाद ज्यादा इफेक्टिव रहता है। येस और नो में जवाब दें, क्या आप लोग ये मिस्टेक लोग बनाते हैं, ईमानदारी से बताएगा, नाम नहीं ले रहा मैं आज के सेशन में। नो, 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 यस, यस, दो लोगों का यस आया, नो, यस, 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 नो, 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 ओके। देखिए पार्टिसिपेट करें, ये आप अपने आप से बात कर रहे हैं, समझे। नो, 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 यस आ गया बीच में, यस बट नॉट कंसिस्टेंटली, यस लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, ये मैं इस पे बात करूंगा। रजिस्टर बहुत तगड़ा बनाया था, जबरदस्त हो गई बात, मैं भी मिस्टेक लॉग की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब सुने, जो लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्या वो डिटेल्ड बनाते हैं या ऊपर ऊपर से लिख लेते हैं, क्या वो सारी गलतियां नोट करते हैं या लिमिटेड गलतियां नोट करते हैं, क्या वो सिर्फ सिली मिस्टेक्स कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नोट करते हैं या टोटल मिस्टेक नोट करते हैं, ये भी एक सवाल है। जो लोग यस कह रहे थे, कम लोगों ने यस कहा, मगर कहा जस्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं, डिटेल नहीं बनाते, ऊपर ऊपर से बनाते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सबका बनाते हैं, उर्दू में टाइप करके डिटेल बनाते हैं, क्या बात है आपकी, जबरदस्त। अच्छा तो आपके मार्क्स कितने आए फिर, तो आपने पेपर से पहले इसको पढ़ा था, नाम नहीं ले रहा मैं ऑब्वियसली, फिर हाईलाइटर से येलो कर लेते हैं, जबरदस्त है, बेहतरीन हो गई बात, डिटेल बनाते हैं। अच्छा इसका मतलब है कि जो लोग हल्का बना रहे हैं उनको डिटेल बनाने की जरूरत है। ठीक है, कैफ की बात कर रहे थे, अच्छा नहीं मैं यहाँ सी फैप की बात कर रहा हूँ। दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छा दैट्स गुड, ओके आपकी दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपका पेपर रुकना नहीं चाहिए, दैट्स गुड। ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है भाई, मैंने पहले बताया था कि उनकी पहली अटेम्प्ट है, ताकि वो पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि यार गड़बड़ क्या होती है, ठीक है ना। है तो डिटेल बनाना है आपने, सही है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, रीसॉल्व योर स्टडी मटेरियल एंड राइट डाउन योर मिस्टेक्स एंड मेक मिस्टेक लॉग विद मिस्टेक लॉग्स, ठीक है जी, सही है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी, जबरदस्त। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और काम आपने करना है कि रेफर सोल्यूशन एट दी एंड, बीच में सोल्यूशन रेफर नहीं करना। मैं अभी ज्यादा स्लो नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, 125 130 पे हमें खत्म करना है, नमाज का भी टाइम हो जाएगा। रेफर सोल्यूशन एट दी एंड, आपने प्लीज यार, एक बहुत बुरी आदत स्टूडेंट्स में होती है, मैं अभी नहीं पूछूंगा आप में से किसकी है किसकी नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की आदत है, मैं भी एक जमाने में ये करता रहा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ जब मैं खुद स्टूडेंट था, मगर फिर मैंने सीए फाइनल में आके अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना रिजॉल्व किया। होता क्या है कि हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, कहीं फंसते हैं, एक जगह लेट से फंसे, चाहिए स्पीड ब्रेकर आया, हमने यहाँ पे सोल्यूशन रेफर कर लिया, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़े, पढ़ते गए, करते गए, करते गए, करते गए, फिर एक जगह फंसे, फिर क्या किया, फिर सोल्यूशन रेफर कर लिया, फिर आगे बढ़ गए।
फिर पढ़ते गए करते गए करते गए, एक जगह और प्रॉब्लम आया लास्ट में, और फिर हमने एक साथ देखा और फिर हमारा जो है सवाल एंड हो गया। अब ये अप्रोच जो है ना, ये बहुत क्लियर अप्रोच है। प्लीज यार, अगर ये हम में से कोई ये आदत में मुब्तला है कि हम सोल्यूशन जो है एंड में कंप्लीट करने के पहले सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं, तो इट्स रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज यार, ये आपको दो दो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहला प्रॉब्लम ये कि इससे कभी जिंदगी में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। हमेशा आपको ये होगा, थोड़ा सॉल्व करने के बाद आपको होगा यार पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, आगे बढ़ो। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर ख्याल आएगा यार मैं पता नहीं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, फिर आप जो है सोल्यूशन रेफर करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। पेपर में आपको प्रॉब्लम होगी, पेपर में आपको कोई बताएगा नहीं कि सोल्यूशन सही है गलत है, पेपर में आपको कोई गलती भी नहीं बताएगा कि यार यहाँ पे ये मसला है, इसको करके आगे बढ़ जाओ। तो वहाँ पेपर में आपका टाइम जाया होगा। मैं इस पर बात भी करूंगा कि कॉन्फिडेंस इससे खत्म हो जाता है, और दूसरा इसकी स्पीड भी बहुत खराब होती है। क्योंकि आप कई जगह, किसी ने मुझे अभी कहा था कि मैं एक पॉइंट को लेके बैठ गया था, पैनिक हो गया था, तो शायद एक वजह ये कि आपको शायद आदत हो गई हो कि यार मैं कहीं बीच में फंसूं तो मैं सोल्यूशन देख लूं, ताकि मेरी बेचैनी बेकरारी जो है वो खत्म हो जाए और मैं सवाल को सुकून से कर सकूं। मगर मसला ये है कि अभी तो सुकून मिल जाएगा मगर पेपर में सुकून नहीं मिलेगा। हल क्या है जी? हल ये अपने आप को समझाएं। हल ये कि आप अपने आप को समझाएं कि पेपर में अगर मुझे स्पीड चाहिए, पेपर मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप माने या ना माने। ये है ये कुछ लोग के साथ मसला कि सोल्यूशन दरमियान में देखना पड़ता है, वरना बेचैनी हो जाती है, वरना डर लगता है कि काटना पड़ जाएगा, वरना डर लगता है कि टाइम जाया होगा, वैसी बड़ी मुश्किलों से बैठे हैं। हाँ, ये है मसला। ये और नो में जवाब दे दें अगर है तो। नहीं 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 नहीं, चले खैर। मैं बहुत ज्यादा, ये प्लीज यार, ये इससे छुटकारा पाएं, आपने आपको समझाएं। देखें, कुछ कड़वी गोलियां होती हैं वो हमें पीनी पड़ती हैं, कुछ सॉरी खानी पड़ती हैं, कुछ कड़वी दवाई होती है पीनी पड़ती है। तो ये कड़वी दवाई की तरह है कि आपने सोल्यूशन को एंड में रेफर करना है। ये मैं बात आगे भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे एक और मसला है जो इसकी तरफ लेके जाता है। अच्छा, पैनिक अटैक होता है आपको जी? पैनिक अटैक होता है, पैनिक अटैक उस वक्त होता है जब आपके लेक्चर टाइम पे कवर नहीं होते। पैनिक अटैक उस वक्त होता है जब आप पेपर से पहले अच्छी तैयारी से नहीं जाते। पैनिक अटैक उस वक्त होता है जब आपकी पेपर से पहले अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। पैनिक अटैक उस वक्त होता है जब आपकी थ्योरी पे रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। पैनिक अटैक उस वक्त होता है जब आपने अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व नहीं किए होते। पैनिक अटैक इन शॉर्ट उस वक्त होता है जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। देखें, अपने आप को समझाएं। इफ सबसे पहले पैनिक अटैक से बचने के लिए ना, पेपर में अगर आपने पैनिक अटैक नहीं करना, सबसे पहले तो आप ये करें कि यार पेपर में अपने आप को समझाएं कि यार मतलब एक तो ये कि सिट विद कंप्लीट प्रिपरेशन। अच्छा, कुछ मजेदार किस्से भी होते हैं एसपीएम। अच्छा, इसके बाद ना एसपीएम का सेशन भी है। प्लीज यार, आप में से जो लोग एसपीएम में पढ़ रहे हो या एसपीएम अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ हो, तो एसपीएम का सेशन भी इंशाल्लाह आज होगा। वो है 2:30, सही है ना? उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वापस से वैसे शेयर किया था एडमिन ने। और ऑडिट का भी एक सेशन है, क्योंकि आज के दिन हमने रखा ही सिर्फ और सिर्फ वो है, सी फैप के सेशन है इंपॉर्टेंट। ऑडिट का सेशन और एसपीएम का सेशन तो मैं और सर अरीब कंडक्ट करेंगे, उसमें मैं बात करूंगा। उसमें तो खैर बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं बताता हूँ आपको। और ऑडिट का भी 4 PM पे सर हाफिज सलमान, जो पर्सनली लोगों को इंडिविजुअल बेसिस पे भी काम कर रहे हैं, उनका सेशन है। तो प्लीज वो सेशन भी जरूर अटेंड करिएगा, उसमें बहुत डिटेल्ड बात होगी। अच्छा, एक मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पेपर से पहले अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये सुनिएगा भाई, मजेदार किस्सा ही एसपीएम में ज्यादा हुआ है इस बार। ठीक है, एसपीएम में तो मैं डिटेल में बात करूंगा कि ऐसा कहाँ कहाँ हुआ है। मगर सुनिएगा, वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि मुझे नाम याद है। पेपर से पहले उनकी तैयारी खराब थी, मगर पेपर में जब वो गए तो उन्होंने 90 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया। कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया? 90 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया। अब आप मुझे बताएं, अगर आप 90 मार्क्स अटेम्प्ट करते तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? पेपर पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बीएफडी जैसे पेपर जिसके बारे में हम कह रहे होते हैं यार 80 मार्क्स से ज्यादा का अटेम्प्ट नहीं हो पाता, 85 से ज्यादा का अटेम्प्ट नहीं हो पाता, अगर वो 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है पेपर इस बार मैंने कहा ना थोड़ा छोटा था, तो अब आपका माइंड में क्या आ जाता है? ये 2:30 PM, यस 2:30 एंड 4 PM। अब क्या आता है यार, मैंने 90 अटेम्प्ट के 50 तो निकाल ही लूंगा, पास तो हो ही जाएगा। अब मसला क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि यार वो 90 तो आपने आज अटेम्प्ट किया, मगर पेपर से पहले क्या सूरत हाल थी? पेपर से पहले ये सूरत हाल थी कि यार हमारी तैयारी पूरी नहीं थी और हमें डर लग रहा था। अब क्या है कि वो चीज पीछे चली जाती है और वो 90 मार्क्स सामने आ जाते हैं। अब जब रिजल्ट आता है तो आप मानने को तैयार नहीं होते, मैं फेल कैसे हो गया। ठीक है, ये भी एक मसला है। अच्छा, ये बीएफडी में कम इसलिए होता है क्योंकि बीएफडी में खराब अटेम्प्ट नहीं हो पाता, या तो अगर आपको कोई चीज नहीं आती, पोर्टफोलियो छोड़िए, अगर आपको नहीं आता मिसाल के तौर पर, वो सवाल छूटेगा, वो आप उल्टा सीधा कुछ करोगे नहीं, आपका दिल ही नहीं मानेगा। मगर थ्योरी में ये ज्यादा मसला होता है। थ्योरी में, ये बीएफडी में मसला हुआ, मैं भी बात करूंगा कि थ्योरी में ये होता है कि यार आपको आए ना आए, आपने बोला मैंने लिख दिया ना, तो बस आप सही होना चाहिए। ये इस बार थ्योरी के सवाल में ऐसा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा हुआ है। 25 मार्क का सवाल था, मैंने वो डिटेल सवाल देखा है वापस से, मुझे पता है उस सवाल में 25 में से 15 मार्क भी लेना ना बड़ी बात थी।
उस बंदे के लिए जिसकी बीएफडी में की थ्योरी की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं दी। मगर बहुत सारे लोगों का क्लेम होगा कि नहीं सर वो सवाल बहुत आसान था, हमने वो सवाल टैकल कर लिया। मेजोरिटी लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया जिनका पेपर पास नहीं हुआ, सर वो क्वेश्चन 2 हमसे बहुत अच्छा हुआ, वो मसला नहीं था, वो आसान था, वो हमने कर लिया। हालांकि वो 25 मार्क का सवाल था और मुझे लगता है कि वो मेक और ब्रेक सवाल था। ये भी एक धोखा हुआ है लोगों के साथ कि यार चूंकि वो अटेम्प्ट हो गया ना, अब बस ये है कि अटेम्प्ट हो गया तो मैं तो उसमें से निकाल लूंगा 15 मार्क, 12 मार्क, 15 मार्क तो निकालना कोई मसला ही नहीं। हालांकि उसमें कुछ एक आध थ्योरी ऐसी थी जो मैं समझता हूँ लोग इतनी अच्छी नहीं कर पाए होंगे, पर्सनली स्पीकिंग, सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है ना। खैर, तो मैं वापस इस पे आता हूँ कि यार एक तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जाएं, दूसरा ये कि यार आप प्लीज एक चीज करें कि यार पैनिक अटैक ना करें, आप कोशिश करें कि यार स्किप एनी प्रॉब्लमेटिक एडजस्टमेंट एंड प्रोसीड। एंड प्रोसीड। प्रॉब्लमेटिक एडजस्टमेंट या क्वेश्चन जो है वो आप एक और बात भी है कि बी केयरफुल इन डिसाइडिंग सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। कितने लोग ऐसे हैं, अच्छा एक अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा, कुछ लोगों ने मुझे 3 बताया था, 3, बहुत सारे लोगों ने, मैं ऊपर चैट में जाके रेफर भी कर सकता हूँ किस किसने 3 कहा था। जिन लोगों ने 3 रीजन कहा था पेपर पास ना होने का, आप मुझे बताएं क्या ऐसा हुआ था कि आपने पहला सवाल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट का उठाया और उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लग गया? कितने लोग ऐसे जिनके ऐसा हुआ कि पेपर का पहला सवाल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट उठाया और उसमें सवाल जो था वो 25 मार्क का सवाल था, उसमें 45 मिनट लगने चाहिए थे मगर उसमें 1 घंटा या उससे ज्यादा लगा, सवा घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा पूरा, और वो अच्छा भी नहीं हुआ, और वो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं हुआ। क्या ऐसा हुआ है किसी के साथ कि पहला सवाल आपने इन्वेस्टमेंट का उठाया, वो ट्रिकी था, पर टाइम ज्यादा लगा, सवाल भी अच्छा नहीं हुआ और उसकी वजह से पेपर में प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से मुझे लगा कि यार पेपर मेरे हाथ से जा रहा है, उसकी वजह से मुझे लगा पेपर मेरे हाथ से छूट रहा है? क्या ऐसा हुआ किसी के साथ? यस और नो? 1.5 आवर लगाया आपने और अभी भी फिर भी वेल अटेम्प्टेड नहीं हुआ, देखें ये प्रॉब्लम है ना। 1 घंटा लगाया, ओके ओके, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ, अच्छा टाइम नहीं लगा मगर अच्छा भी नहीं हुआ, अच्छा ठीक है ये फिर भी सही है, टाइम नहीं लगा और अच्छा नहीं हुआ, चलो टाइम तो नहीं लगा ना, मगर नुकसान उस वक्त होता है जब टाइम भी लग जाए और अच्छा भी ना हो, तो ये डबल नुकसान है। अच्छा एक और मसला भी हुआ, जिन लोगों ने 1 ये कर लिया उसका 2 देखा तो 2 उन्होंने बोला अरे 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 ये एसपीएम यहाँ पे कहाँ से आ गया, रेशियो यहाँ पे कहाँ से आ गए, ये आज मैं गलत पेपर पे तो नहीं बैठ गया, ये क्या हुआ है? हालांकि वो बीएफडी के सिलेबस में है और मेरे हैंडआउट में मैंने थ्योरी के नोट में हल्का सा इसका फ्लेवर दिया था, टच दिया था कि यार इस तरह की चीज आ सकती है। खैर, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 लोगों को अजीब सा लगा, तो परेशानी बढ़ गई, यार ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गई, नहीं यार पेपर वाकई एग्जाम ने तगड़ा बना दिया यार, 1 भी अजीब सा था, 2 तो दिल ही नहीं चाह रहा सॉल्व करने का, ये कभी हमने बीएफडी में ऐसा सवाल देखा ही नहीं है। अच्छा मजे की बात ये थी कि 1 और 2 के बाद 3, 4 एंड 5 वर द इजिएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। In fact, question number 5 was the repeat telecast, repeat telecast होता है ड्रामे का, was the repeat telecast of previous attempt question, almost. Apparently फेस को देख के तो यही लग रहा है, जब मैं सॉल्व कराऊंगा क्लास में तो और पता चलेगा क्या बारीकी है, वही इंटरेस्टेड ऑप्शन, वही इंटरेस्टेड फ्यूचर, वही एफआर है, लास्ट अटेम्प्ट का सवाल था, ऐसा था नहीं था क्वेश्चन नंबर 5। जिन्होंने अटेम्प्ट किया मुझे बताएं, फॉरेक्स का सवाल, ठीक है वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही हुआ होगा, मगर एक बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वो पोर्टफोलियो चोरी का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3 था या 4 था, वो ऑलमोस्ट पास पेपर जैसे सवाल का मिलता जुलता, बल्कि मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो शुरू में मैं कराता हूँ उसका उसका वो था, ठीक है, क्या कहते हैं रेप्लिका था। और बिजनेस वैल्यूशन का सवाल समर 22 में रेंज ऑफ वैल्यूशन पूछी थी उसने, उसमें ज्यादा उसने डेटा छुपाया हुआ था, यहाँ तो डेटा सामने सामने था, रेंज ऑफ वैल्यूशन निकालने के लिए मैं भी पेपर ये ना आपका ये रहा, कहाँ जा रहे हैं, ये रहा पेपर। पहला सवाल कितने मार्क का था ये 25 मार्क का, जिसके लिए आपको चाहिए थे 45 मिनट, ज्यादा नहीं लगाने चाहिए थे। दूसरा सवाल आपका रेशियो एनालिसिस का था, ये भी 25 मार्क का सवाल था, इसमें बात करूंगा इसमें धोखा हुआ है लोगों के साथ। तीसरा सवाल जो था ना ये बहुत मिलता जुलता सवाल था, 19 मार्क का सवाल था, जो पोर्टफोलियो थ्योरी जो है उसका सवाल था। मैं अगर आपको 1 मिनट के लिए दिखा दूं, वैसे मुझे समर 24 का पेपर बाद में डिस्कस करना था मगर मैंने कहा चलो बात हो गई है तो मैं दिखा दूं। ये देखें पोर्टफोलियो थ्योरी का एक हैंडआउट है, ठीक है हमारा, उसके शुरू के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है 2 एसेट पोर्टफोलियो, ये 2 एसेट पोर्टफोलियो का एरिया है,
ये स्क्रीन चेंज हो गई ना मेरे पास? नहीं हुई? हो गई आई थिंक। स्क्रीन चेंज हुई है आपके पास? नहीं हुई है, एक मिनट। नहीं, अब होगी। अब हुई होगी, मैंने अभी नहीं की, सॉरी मैंने की नहीं थी इसलिए। ये देखें, टू एसेट पोर्टफोलियो, ये हमारे बुक का हैंडआउट है। सही है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 3, अयूब वाला सवाल कहाँ गया? ये शुरू में ही करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह एसेट दिए हुए थे दो, इसी तरह उनकी जो है वो अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं रिटर्न दिए हुए थे, और प्रोबेबिलिटी थी वो वहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे रेशियो बताया हुआ था, और इसी तरह आपको जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, वो निकालना था, और पूरा डिटेल सवाल जीरो से करना था, यानी कि इंडिविजुअल एसेट्स को भी पहले आपने जो है ना उनकी वो निकालनी थी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा लोगों को और बैक पे जाना था, मतलब बेसिक पे जाना था। ये चीज जो है वो अगेन शुरू के सवालों में भी हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यूप लिमिटेड है। अच्छा, बल्कि इस सवाल में तो एक और मसला था, कोवेरियंस भी निकालना पड़ा था। जो हमने ये सवाल क्लास में किया था इसमें कोवेरियंस भी गिवन था, हालांकि ये जो आईकेप का सवाल था, इसमें फायदा ये था कि इसमें इसने को रिलेशन बता दिया था, ये उसमें कोवेरियंस के थ्रू हमने काम किया था। तो कहने का मतलब है कि ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था अगर पोर्टफोलियो थ्योरी किसी को आता हो, मगर वो पेपर में पैनिक ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली 1 और 2 की वजह से कि लोगों को पिक ही नहीं हुआ कि यार ये करना क्या है, ये तो आसान था। ओपन बुक ना होने के नुकसान हुआ, मैंने बहुत सारे लोग शायद कॉपी पेस्ट कर देते कॉन्सेप्ट को, मगर खैर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये तो 3 था, हाँ ये 4 था, सॉरी 3 बिजनेस वैल्यूएशन था, मैंने आपको बताया बिजनेस वैल्यूएशन में दिखा दूंगा, समर 22 जैसा था। और ये सवाल आई गेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये डेटा अगर आप देखें तो आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट द सेम डेटा जो मेरे ख्याल से जो है वो विंटर 2023 के लास्ट उसमें आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये विंटर 2023 का पेपर अगर आप देखें, एक मिनट के लिए, विंटर 2023 का पेपर मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया। इसका आई गेस लास्ट सवाल था, उसमें भी इसी तरह FRA था, इसमें भी इसी तरह फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट थे, इसी तरह ऑप्शंस थे, कॉल पुट दिए हुए थे, इसी तरह इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो क्या होगा। हम्म, मिलता जुलता सवाल नहीं था? क्या ख्याल है, क्या कहते हैं? इसी तरह इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया हुआ है कि जी ऐसा है वैसा है। तो कहने का मतलब है कि वो पेपर आगे का मुझे ऐसा लगता है 3 4 5 वॉज मच मच मोर मैनेजेबल। ठीक है, बुक में भी इस तरह का सवाल मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। तो खैर, अवान के नाम से, हाँ फॉरेक्स का सवाल उसका 90। अच्छा, अवान भी हमारी बुक में मौजूद है, बिल्कुल सही है, सही बात है, हाँ अवान का भी रेप्लिका है। इसी जगह क्वेश्चन मैं किताब में डालता, बिल्कुल। अभी टाइम नहीं है तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अब वापस उस पर आते हैं कि कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार अब इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि सीक्वेंस आप सही डिसाइड करें, अगर कोई मसला नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट करें, आपको लगे तो आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक मसला नजर आए आप उसको छोड़ दें, स्किप करें और आगे बढ़ें, स्किप करें और आगे बढ़ें। और एक अच्छी प्रिपरेशन कर पेपर में जाए तो मुझे उम्मीद है पैनिक अटैक नहीं होगा। अच्छा, एक काम और भी करना है पैनिक अटैक से बचने के लिए, एक काम और भी करना है यार, एयरली पेपर जरूर सॉल्व करें टाइमर लगा के। कितने लोगों ने एयरली पेपर टाइमर लगा के सॉल्व किए थे, मुझे ईमानदारी से बताएं। ये स्पीड में भी लिखूंगा सॉल्व, ये स्पीड के लिए भी बहुत जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। अटेम्प्ट वाइज पेपर्स विद टाइम बैरियर, विद टाइम कांस्टेंट। जी, कितने का किया था, कितने सालों का किया था, प्लीज मुझे टाइप करके बता दें, 0 1 2 3 4 5। नहीं किया तो जीरो लिख दें, नहीं किया तो जीरो लिख दें, और अगर किया है तो 1 2 3 4 5। रीडिंग टाइम के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है यार, एक वॉइस नोट भी था मेरे अच्छा मेरा एक ग्रुप भी बना हुआ है, वो उसमें है आप लोग, एक टिप्स का ग्रुप बना है जिसमें मैं थ्रू आउट द सेशन BFD से रिलेटेड मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, और लास्ट के मन में तो मैं वॉइस नोट भी शेयर करता रहता हूँ। आप उस ग्रुप में हो ना, नहीं हो तो अगेन मेरा नंबर नोट कर लो, फिर मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं टिप्स वाले ग्रुप में भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा। फिर लास्ट मंथ में इंपॉर्टेंट हैंडआउट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स लास्ट डे तक जो है वो शेयर हो रहे होते हैं लोगों की क्वेरी से रिलेटेड। जो मेरे पास इंपॉर्टेंट जो है ना क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं, तो वो मैं उस ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। खैर, तो ये आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो यार एक ये अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व कर नहीं किया था, ओके 1 साल का किया था, 3 अटेम्प्ट का किया था। अच्छा, अगेन अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने के बाद आपने इसको भी ये करना है विद टाइम कांस्टेंट एंड आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन योर मिस्टेक्स, प्लीज यार। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें, अगर आपके 40 मार्क्स आ गए हैं, 35 मार्क्स आ गए हैं, तो मुझे 40 और 35 मार्क्स से मसला नहीं है, मुझे उन 60 और 65 मार्क्स से मसला है जो आपके मिस हुए हैं, उन 60 और 65 मार्क्स का मसला है जो गलत हुए हैं।
तो उन गलतियों को जब तक आप नोट नहीं करोगे उनको कंट्रोल कैसे करोगे? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट के साथ, और प्रैक्टिस पे फोकस करें, फोकस मोर प्रैक्टिस करें। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए मैं अभी एक और चीज भी आपसे बताऊंगा आपको। खैर, थ्योरी का भी बताता हूँ मैं। प्रैक्टिस के लिए एक मटेरियल और भी मैंने आइडेंटिफाई किया है कि जो लोग चाहें तो वो फॉलो कर सकते हैं, बेड परफॉर्मेंस थ्योरी। तो थ्योरी का एक मसला ये है, कितने लोग हैं जिन्होंने थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस की थी? ईमानदारी से बताएं। रिटन प्रैक्टिस का मतलब है कि ओरल नहीं, सिंपल बुलेट पॉइंट्स नहीं, प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस। ये सो नो में जवाब देने, क्या थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस की थी? थ्योरी की अप्रोच क्या होनी चाहिए? थ्योरी की अप्रोच पे एक पूरा सेशन पूरा मौजूद है। खैर, मैं इस बार भी इन सेशन में ज्यादा फोकस करूंगा। नहीं की थी, कम लोगों ने की थी, ठीक है। तो देखें, थ्योरी के साथ ना इंसाफ करना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे देख के। स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा आपको मैं, एक स्टैटिस्टिक्स देखें आप। मैंने हालांकि इसको अपडेट कर दिया है, गेस मेरे ख्याल से ये अपडेटेड है। अपडेटेड कहाँ है? अपडेटेड मुझे देखना पड़ेगा, मैं एक मिनट अपडेटेड आपसे शेयर करता हूँ। एक चीज आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा होगा। ये देखें जी, ये देखें जी, थ्योरी की वेटेज देखें। वेटेज देखें थ्योरी की, विंटेज 2023, समर 23 से पहले कितने मार्क की थ्योरी आई है? 30 मार्क की। समर 2023 कितने मार्क की थ्योरी आई है? 33 मार्क्स। ये पूरा हैंडआउट अवेलेबल है, हाँ, ये पूरा हैंडआउट अवेलेबल है। कासा का मैंने वर्कशॉप कराया था लास्ट टाइम, तो उस वक्त भी ये हैंडआउट मैंने उनसे शेयर किया था। और ये आप चाहो तो अगेन मुझे कांटेक्ट करके, मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके हैंडआउट ले भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो ग्रुप में आप आ जाना, तो उसमें हैंडआउट में शेयर कर दूंगा वापस से। 33 मार्क्स की, 40 मार्क्स की। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, अगर 30 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, या 33 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, या 40 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, एवरेज 35 मार्क्स लगा लें हम, क्या हम 35% टाइम दे रहे हैं अपने पूरे बीएफडी के कोर्स का थ्योरी को? ईमानदारी से बता। 35% थ्योरी आ रही है, क्या हम न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को फोकस कर रहे हैं? क्या हम इतना टाइम दे रहे हैं 35%? ईमानदारी से बताएं। इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, आधा टाइम दे रहे हैं इसका। 35% टाइम दे रहे हैं नहीं, अच्छा इसका आधा बनता है 17.5%, क्या हम इतना टाइम दे रहे हैं? 35% टाइम दे रहे हैं थ्योरी को। तो फिर नहीं यार, थ्योरी के लिए देखें दो काम मैंने किए हैं। एक तो थ्योरी का जितना पास पेपर है वो सारा का सारा इस हैंडआउट में मौजूद है। सारे के सारे थ्योरी के सवाल जो आईके के पास पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक काम आप लोगों के लिए और किया था, थ्योरी का एक हैंडआउट बना दिया था। थ्योरी का मैंने एक हैंडआउट बनाया हुआ है, ये देखें, ये थ्योरी का पूरा एक हैंडआउट है, ठीक है। ये पूरा थ्योरी का हैंडआउट है। ये मैंने इसमें जितनी भी थ्योरी है ना, मेजॉरिटी थ्योरी इसमें आपकी रख दी है, ये हैंडआउट। ये देखिए, इसमें फॉर्मूले भी हैं, सेंसिटिव एनालिसिस की थ्योरी भी है। इसमें मैंने एक और थ्योरी भी रखी थी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की। तो प्लीज यार, आपने थ्योरी के लिए क्या करना है? थ्योरी के लिए आपने दो काम करना है। थ्योरी के लिए आपने दो काम, तीन काम करना है इनफैक्ट। अगर आप तीसरा काम भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। थ्योरी के लिए ये कि यार पहले तो ये करें कि यार अंडरस्टैंड, रीड कंप्लीट थ्योरी हैंडआउट। एक मैंने थ्योरी का जो हैंडआउट बनाया जिसमें सारी थ्योरी है, उसको प्लीज आप पूरा पढ़ लें, पूरा कर लें। सुनिएगा प्लीज गौर से, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बुक की थ्योरी को मैंने कैसा एक जगह कंसोलिडेट कर दिया है। बुक की थ्योरी तो हर टॉपिक से पहले है ना, 2 पेजेस, 3 पेजेस, 5 पेजेस, 10 पेजेस। मैंने वो जो हर बुक टॉपिक में पहले जो थ्योरी आती है उसको कंसोलिडेट करके एक अलग हैंडआउट की शेप में ले आया हूँ मैं, ठीक है। मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं उस ग्रुप का लिंक भी आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप वो ग्रुप जो है ना ज्वाइन भी कर लो। जो लोग लाइव में कम अज कम वो तो ज्वाइन कर लें, हाथ के हाथ। और जो दूसरे लोग हैं वो मुझे मैसेज कर लेंगे, अगर कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहा होगा तो वो मुझे जो है वो क्या कहते हैं मैसेज कर देगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको फिर ऐड कर दूंगा, क्या कहते हैं। तो मैं इसमें वापस शेयर कर दूंगा ये हैंडआउट, मैंने ये चैट का ग्रुप शेयर कर दिया है, क्या कहते हैं व्हाट्सअप का। तो खैर, कहने का मतलब है कि भैया ये जो क्या कहते हैं हैंडआउट है इसको आप पूरा पढ़ें, एंड इफ पॉसिबल मेक समरीज। अगर इसकी समरी बना लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना हैंडआउट पढ़ लें। सेकेंड नंबर पे क्या है कि रिटन प्रैक्टिस ऑफ, ये हैंडआउट 1 है हमारा, ये H नंबर 1 है, हैंडआउट 1 है जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें सारे कौन है? रिटन प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी पास पेपर्स। थ्योरी के जो पास पेपर्स हैं उनकी आप रिटन प्रैक्टिस कर लें। मैंने एक जगह कंसोलिडेट कर लिया, हैंडआउट नंबर 2, रिटन प्रैक्टिस, प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस। और रिटन प्रैक्टिस करने का तरीकेकार वो है जो मैं एसपीएम में कहता हूँ। एसपीएम में मैं डिटेल बात करूंगा इस पे कि रिटन प्रैक्टिस थ्योरेटिकल पेपर्स की ऐसे नहीं होती कि आपने कर ली
आपको पूरी थ्योरी लिखनी होती है, उसको फिर सजेस्टेड सोल्यूशन से कंपेयर करना होता है, सजेस्टेड सोल्यूशन से कंपेयर करना होता है, और फिर उसके भी मिसिंग पॉइंट को लिखना होता है। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मिस्टेक लॉग, चाहे वो कैलकुलेशन हो चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो कैलकुलेशन चाहे वो थ्योरी हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है कुछ बात? अच्छा, एक और काम भी कर लें चाहे तो। अभी मैं ये मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ अब, ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो हमने सब कुछ कर लिया, हमें पास पेपर रट गए। कोई ऐसा है आप में से जो कहता है मुझे पास पेपर रट गए, मेरी 3 अटेम्प्ट बीएफडी की ऑलरेडी हो चुकी हैं, मैं थक गया हूँ, अब मैं सवाल देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सवाल याद हो गए? कोई है हम में से ऐसा? मैं नाम नहीं लूंगा मगर एक सवाल है। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे, यस कह रहे हैं। अच्छा, आपके लिए मैंने एक मटेरियल और आइडेंटिफाई किया, ये आईसीडब्ल्यू का मटेरियल है, इंग्लैंड एंड वॉल्स। देख रहे हैं, आईसीडब्ल्यू का मटेरियल है। आप चाहें तो आईसीडब्ल्यू का मटेरियल फॉलो कर लें, मगर ये ध्यान में रखिएगा आईसीडब्ल्यू के मटेरियल में पासिंग मार्क्स उनके चेंज होते हैं। ठीक है ना, ये नहीं है कि उनके पासिंग मार्क्स 50 है ना, उनका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। ये उनके 55 मार्क्स पासिंग होते हैं और उनका 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो उनके मार्क्स से आप अपना 1.8 नहीं करिएगा, उनको ज़्यादा मार्क्स, आपको ज़्यादा मार्क्स नजर आएंगे और उसमें वो नजर आएगा कहाँ, क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ पे अगर कोई सवाल 15 मार्क का है तो आपके पास 15 मार्क का नहीं आएगा, वो आपके पास शायद 10 या 12 मार्क का आएगा। तो अगर, अच्छा, इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये अच्छा काम करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि इनकी आईसीडब्ल्यू की बहुत अच्छी बात ये है, जो अब आईकैप भी कर रहा है और एसीसी भी कर रहा है, अगर आप देखेंगे ना तो ये कैलकुलेशन के बाद थ्योरीज पे भी बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी डाल देंगे। ये देख रहे हैं आप कि इन्होंने पहले कैलकुलेशन कराई, फिर कहा डिस्कस एनी अदर इश्यूज, उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी भी आएगी, फिर इसी तरह इन्होंने सवाल भेजा। ठीक है, कि रिवाइज नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका अल्लाह लगा है समराइज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आ जाएगी। अच्छा, ये सवाल थोड़े बड़े बड़े भी सवाल हैं। आपको याद है वो जो सवाल थे इस बार पेपर के, थोड़े बड़े बड़े थे दिखने को, 1.5 पेजेस के सवाल थे, तो आप देख रहे हैं ये भी बड़े बड़े सवाल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, रियल ऑप्शन ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, मतलब कुछ चीजें आपको पढ़ के नजर आ जाएगा, कोर्स में नहीं है। ये देखें 2 पेजेस का सवाल है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बता दो, एक्सप्लेन योर अप्रोच। ठीक है, डिस्कस द व्यू दैट अ बिजनेस बाय यूजिंग रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपने रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो आप चाहें, मगर ये पहले आई कैप का काम करने के बाद ये मैं भी आपको स्टडी अप्रोच बताऊंगा। जो लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो 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 क्लासेस ले रहे हैं वो तो खैर अपने टीचर को फॉलो करेंगे, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक अप्रोच बताई थी यहाँ पे। ये अप्रोच याद आ रही है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करने हैं, एज्यूमिंग आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपका रेस्टर तगड़ा है और आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं। तो उसमें आप जब पहले आप ये काम कर लें, अपना टीचर का कंटेंट कवर करें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, जिनके कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ, जिनका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हुआ है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पहले आपने क्या करना है कि कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, और रिवीजन कैसे करना है वो मैंने ऊपर बता दिया, डिटेल रिवीजन होगा, सारी चीजें वापस से करनी पड़ेंगी। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे गौर से सुनिएगा, ये उन लोगों ने भी करना है जो क्लासेस लेंगे। ठीक है, मगर उन्होंने क्लासेस के बाद अब सेकंड नंबर वाला काम सबने करना है, सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पास्ट पेपर्स, ये उसके बाद ही हो सकेगा विद टाइम कांस्टेंट प्लस मिस्टेक लॉग, इसी का मिस्टेक लॉग साथ साथ होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है कि कवर थ्योरी, थ्योरी कैसे कवर करनी मैंने अभी अभी बता दी। थ्योरी कवर करने का तरीका क्या बताया, अभी अभी बताया मैंने कि आपने क्या करना है कि पहले आपने हैंड आउट पढ़ना है। सही है, सही है, उसके बाद आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, कवर थ्योरी प्लस रिटन प्रैक्टिस और पास। मैंने 2015 से लेके पास पेपर आपके सामने रख दिए। ठीक है, उस हैंड आउट में मेरी बात समझ आ रही है? देखें, मैंने आपको बता दिया, लेक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके कॉन्सेप्ट में मसला है या फिर आपका रजिस्टर प्रॉपर नहीं बना हुआ। ठीक है, अच्छा, एक इस सवाल ये आता है कि सर क्या हम अगर लेक्चर लेते हैं तो हमें ये एफआर तो है नहीं, तो क्या अप्रोच चेंज हो जाएगी? बिल्कुल जी, हर टीचर की अप्रोच डिफरेंट है। आप अगर लेट से आपने पहली अटेम्प्ट में हमसे पढ़ा है, सेकंड अटेम्प्ट में आप किसी और से पढ़ने जाएंगे, अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल 100% उनकी अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप वहां से इंटरेस्टेड है।
अगर आप कहते हैं नहीं सर मैंने जो है ना सेकंड टाइम आपसे पढ़ना है, तो अब आप सेकंड टाइम जब मुझसे पढ़ोगे तो फिर मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे। अच्छा एक और मसला भी है, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि सर हम आपका सिर्फ मर्जर इक्वेशन ले लेते हैं। अब मसला ये, मर्जर इक्वेशन के अंदर वैग और इन्वेस्टमेंट रिजल्ट रिवाइज हो रहा होता है, और वैग तो ठीक ठाक रिवाइज हो रहा होता है। अगर आपने वैग मेरे स्टाइल से नहीं पढ़ा तो आपको मर्जर इक्वेशन में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप मर्जर इक्वेशन के टॉपिक पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ आपका वैग बहुत पक्का है, बहुत ही ज्यादा पक्का है, फिर शायद आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आपका वैग मुनासिब है और आपने डिफरेंट प्रो से पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि फिर आप जीरो से स्टार्ट करो। मैंने पूरा प्लान बना के दिया है स्टूडेंट्स को कि हम एक दिन में अगर एक लेक्चर लेते हो तो पूरा 23 जुलाई से अगर हम स्टार्ट करते हैं, खैर आज तो 27 हो गई है, 23 जुलाई से स्टार्ट करें तो बहुत आसानी से नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका कोर्स एंड हो जाए। अगर रोजाना आप एक लेक्चर लेते हो और 1.5 से 1.25 घंटे की इन्वेस्टमेंट है रोजाना की, 180 का आवर्स का कोर्स है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, 180 आवर्स का कोर्स है, आप डिवाइड कर लो 100 डेज में से तो 1.8 आवर्स बनते हैं, 105 डेज इनफैक्ट, तो 1.75 आवर्स के ऑलमोस्ट बनते हैं। तो खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो अच्छा एक और चीज ये कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर सीक्वेंस क्या फॉलो करनी चाहिए। देखिए मेरी सीक्वेंस जो है ना वैसे तो ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से स्टार्ट करता हूँ। बट अगर कोई बंदा ये कहता है, अब मैं उन लोगों से बात करूँ जिनकी 2 अटेम्प्ट हो गई हैं, आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि सीक्वेंस आप अपनी चेंज करो और आप स्टार्ट करो फॉरेक्स से, क्योंकि नॉर्मली फॉरेक्स बाद में हो रहा होता है तो उसको उतना टाइम नहीं दिया जा रहा होता, और फॉरेक्स कनेक्टेड भी नहीं है। फॉरेक्स का कोई वैक्स से ताल्लुक नहीं है, फॉरेक्स का कोई इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, फॉरेक्स का कोई जो है मर्जर इक्वेशन ताल्लुक नहीं है। तो आपको मैं कहूंगा फॉरेक्स से स्टार्ट कर लो। ये उन लोगों की बात हो रही है जो ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, मगर जिसकी सिर्फ एक अटेम्प्ट हुई है, ठीक है, बीएफडी की, वो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट वो पुराना तरीका ही फॉलो करें जिस तरीके से रजिस्टर बनाया। अदरवाइज आप फॉरेक्स से स्टार्ट करें, उसके बाद आप आ जाएं क्या कहते हैं वैक पे, उसके बाद आप आ जाएं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे, उसके बाद आप आ जाएं मर्जर इक्वेशन में। मर्जर इक्वेशन में आखिर में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि यार वैक और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दोनों आने चाहिए। मर्जर इक्वेशन थर्ड पे आ सकता है, मगर स्टिल मैं समझता हूँ कि रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपके कोई वैक के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्सेप्ट वीक होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होंगे तो चल जाएगा। तो ये सीक्वेंस थोड़ी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एफआर और बीएफडी, एफआर और ऑडिट आपके साथ है तो बीएफडी को आप साथ साथ लेके चलें, सीधा लास्ट में ना रखें, लास्ट मंथ में ना रखें। लास्ट मंथ में तो मैं कहूँगा रिवीजन पे रहें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे रहें, तीनों का रिवीजन करें। अभी से ये जो मैंने आपको पूरी अप्रोच बताई है सेल्फ स्टडी की, कि आपने पहले सारा रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने हैं, लिख के सॉल्व करने हैं, और मिस्टेक्स लॉग बनानी है। छोटी मिस्टेक होगी या बड़ी मिस्टेक होगी, इसका मिस्टेक लॉग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाना है, नोट्स टू द अकाउंट होते हैं ना जिस तरह, इस तरह नोट्स टू योर आंसर होगा। ठीक है, तो ये लास्ट मंथ में खाली बैठेंगे तो माजरत के साथ मुश्किल हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं होगा, फिर या तो सिर्फ ये काम हो रहा होगा, बाकी दो छूट जाएंगे। तो प्लीज कोशिश करें लास्ट मंथ में तो सिर्फ रिवीजन रखें। हाँ अभी से आप प्लान बना लें कि लेट से आप पूरा प्लान बना लें, वीक वाइज प्लान बना लें कि वीक 1 में आपको कहाँ होना चाहिए, अगस्त के वीक 2 में कहाँ होना चाहिए, अभी अगस्त जुलाई का लास्ट वीक चला है, इसमें क्या कवर करना है, वीक वाइज प्लानिंग करें। ठीक है, अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम चीज़ों को भूल ना जाए, क्या कहते हैं जो हमारा एजेंडा था उससे हट नहीं जाए। अच्छा अब आ जाए जी लैक ऑफ रिविजन पे एंड नो प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्ट वाइज पास पेपर। तो हमने कह दिया कि जी 5 to 7 अटेम्प्ट वाइज पास पेपर आपने सॉल्व करने, प्रॉपर टाइमर लगा के। ठीक है जी, ये बात हो गई, और माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कर दूंगी यार, देखें फाइनल रिवीजन के लिए शिजा मैं आपको ये कहूंगा कि डिवाइड करें, डिवाइड करें। 3 दिन बीएफडी कर लिया, 3 दिन एफआर कर लिया, 3 दिन ऑडिट कर लिया, फिर वापस आपने 3 दिन बीएफडी कर लिया, फिर ऑडिट कर लिया, फिर एफआर कर लिया, फिर 3 दिन बीएफडी कर लिया, फिर ऑडिट कर लिया, एफआर कर लिया। मिक्स चलाएं, मिक्स चलाएं। ये ना करें कि शुरू के 10 दिन एक पेपर, फिर अगला पेपर, फिर आपकी चूंकि मेमोरी वीक है, जो कि अक्सर स्टूडेंट का मसला होता है, तो वो जो आपने शुरू के 10 दिन में रिवाइज किया होगा वो आप एंड में भूल जाओगे। और हमेशा आप ये करें, शिजा आप मेरा पॉइंट समझ गए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आपके 30 दिन है आखिर के, आपने उसको 10-10 के स्लॉट में डिवाइड कर लिया। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो 3 पेपर दे रहे हैं और 3 पेपर का रिवीजन करना है लास्ट। तो आपने 10-10 डेज में डिवाइड किया स्लॉट्स को, और 3-3-4 करके आपने कर लिया कि 3 दिन एक दिन पेपर को, 3 दिन एक पेपर को, 4 दिन एक पेपर को। फिर आपने क्या किया, अगली बार वापस इसी ना 3 दिन एक पेपर को, 3 दिन एक पेपर को, 4 दिन एक पेपर। ठीक है, अच्छा मगर अब आप जब यहाँ पे वापस रिवीजन करने बैठे तो एक काम करिएगा, तो शुरू का जो आधा दिन होगा ना, आधा दिन 3 में से, उसमें आप पहले पुराने 3 दिन का रिवाइज करिएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि जब आप अगले 10 दिन में रिवीजन करने बैठे हैं तो आप पिछले 10 दिन में जो पढ़ा था पहले आधे दिन में उसको रिवाइज करें, वो आधे दिन में रिवाइज हो जाएगा। आप मेरी बात समझे, ताकि आपका वो मसला भी खत्म हो जाए कि मेरी मेमोरी वीक है मैं क्या करूं। बात समझ आ रही है? ठीक है, बाकी लोगों से भी बात हो रही है कि यार कोई मसला नहीं है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा बीएफडी के बारे में एक स्टोरी बता दूं, देखें बीएफडी का पेपर बड़ा ब्लेस्ड है अभी भी। मैं कहूँगा परमानेंट ग्रेड 645 परमानेंट ग्रेड इज नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, बहुत जबरदस्त परमानेंट ग्रेड है अलहमदुल्ला मेरे हिसाब से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो परमानेंट ग्रेड बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि पेपर अगर आप पढ़ के जाए पास हो जाता है।
मगर बात ये है कि थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अपनी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, 70 मार्क्स के माइंडसेट पे आना पड़ेगा। मैं पेपर पढ़ाता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बहुत ही मुश्किल पेपर होता था। 50 बच्चे पास हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, परमानेंट ग्रेड 100 आ रहे हैं, 80 परमानेंट ग्रेड आ रहे हैं। उन हालात में मैंने पढ़ाया भी है, खुद ही पेपर पास किया। तो बीएफडी का ऐसी सूरत हाल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? पासिंग परसेंटेज बीएफडी की नॉर्मली 20 से 30 होती है, 20 से 30 होती है, जो कि मैं सोचता हूँ बहुत मुनासिब। आप देखिए कॉर्पोरेट लॉ का 100 परमानेंट ग्रेड ऑलमोस्ट आ रहा है, टैक्स का भी ऊपर नीचे हो रहा है, ऑडिट का भी ऊपर नीचे होता रहता है, एफआर का अल्लाह का शुक्र काफी मुनासिब हो गया। मगर आप अगर आप बीएफडी का उठा के देख लें, आपको 25-30 बल्कि विंटेज 2020 में 49% भी गया, विंटेज 2020 में ही 49% पासिंग परसेंटेज भी गया। खैर, तो इट मीन्स कि यार ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के जाओ और जो है ना वो मसला हो। अगर आप पढ़ के जाओ और 70 के माइंडसेट से जाओ, आप मुझे खुद बताएं, अगर आपने सारी गलतियों में काबू कर लिया, अगर आपने सारी गलतियां नोट कर ली, और नोट करने का मतलब सिर्फ नोट करना नहीं है, उसको जाहिर सी आप कवर भी करोगे ना, कॉन्सेप्चुअल मसला है तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवर्ट बैक करोगे। तो मुझे एक बात बताएं कि यार फिर क्या 70 मार्क्स की अप्रोच अचीव करना क्या प्रॉब्लम है? अगर सारी गलतियों पे हमें गिरब आ जाए, सारी गलतियों, फिर भी हमें अगर 70 मार्क्स में आपसे कह रहा हूँ, तो मैं अभी भी आपको 30 मार्क की गलती करने की छूट दे रहा हूँ यार, 30 मार्क की गलती करने की छूट दे रहा हूँ आपको अभी भी मैं। ठीक है? और जहां तक बात है कि यार बिल्कुल अगर आपको वापस मिस्टेक आइडेंटिफाई करके लग रहा है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है, देन यू नीड टू टेक क्लासेस, फिर आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं उनको पता है नॉमिनल अमाउंट में वापस पोर्टल मिल जाता है, और जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं वो एडमिन से कॉन्टेक्ट करके जो है रिफ्रेशर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी का फाइनेंशियल इशू होता है तो हम वो कैटर कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है, कोई फाइनेंशियल इशू होता है तो उसको भी कंसिडर कर लिया था, वो मसला नहीं है। मगर प्लीज यार इन सारे रीजन को देखें और फिर फैसला करें। इसका चाहे तो मैं कहूँगा एक स्नैपशॉट बना लें, ले लें प्लीज यार, इसका एक स्नैपशॉट ले लें। ठीक है? और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दो एजेंडे और हैं, फिर जल्दी से हम उस पर बात करेंगे, फिर क्लास एंड करेंगे, 10 मिनट बाद हम एंड कर देंगे सेशन, लास्ट 10 मिनट्स हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, मिस नहीं करना है। इसका प्लीज स्नैपशॉट ले लें और मुझे बल्कि इनबॉक्स कर दीजिएगा, तो मैं ये ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। माइंडसेट चेंज करना है, पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा, थ्योरी के बगैर नहीं हो सकेगा। एसपीएम का सेशन लाइव लेना ज़्यादा अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, मगर 2:30 पे वो लाइव लीजिएगा, जिनका एसपीएम रुका हुआ है उनके लिए बहुत डिटेल बात होने वाली है। ठीक है? 27 लेक्चर्स लिए हुए हैं, रिवाइज नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैसम आप 1 से 2 दिन रिवीजन के लिए निकालें, और मैं टेस्ट भी रखूंगा इंशाल्लाह। टेस्ट आपने जरूर देने हैं। एक तो मसला ये कि हम लोग, मैं टेस्ट लेता हूँ, इतना डिमोटिवेट करते हैं आप लोग, में टेस्ट नहीं कंटिन्यू हो पाता। खैर, पॉसिबल रीजन में बात हो गई है, रिवीजन अप्रोच में बात हो गई है, लिमिटेड डिस्कशन ऑफ समर 24 में बात हो गई है, थ्योरी पे फोकस करने से बात हो गई है, सॉफ्टवेयर पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे समर 24 से रिलेटेड बतानी थी, ये एक सवाल जो वर्जर इक्वेशन का, ये 2022 से मिलता जुलता सवाल था, रेंज ऑफ वैल्यूशन निकालनी है ना इसमें, तो ये सवाल, अच्छा इसको देख के मुझे बताएं, एक सवाल है यार, ये सवाल तो इतना आसान था, देख के ही लग रहा है, ये कौन सा मेथड है? हाँ, इसको देख के बता दें कौन सा मेथड है ये, ऐसे ही। हाँ, कौन सा मेथड है? मर्जर इक्वेशन का सवाल इतना मुश्किल नहीं था मेरे हिसाब से। बैलेंस शीट को देख के कौन सा मेथड ध्यान में आता है? प्लीज पार्टिसिपेट करें यार, थोड़ी सी क्लास रह गई है, अभी भी पार्टिसिपेट करें, आपने पूरा सेशन अच्छा पार्टिसिपेट किया सबने माशाल्लाह। नेट सेट मेथड है, तो एक मेथड तो यही हो गया। फिर नीचे इसने ये लिखा हुआ है कि जी हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये, और कह रहा है कि कैश अर्निंग भी यही है। तो कैश अर्निंग भी अगर यही है तो देख के क्या लग रहा है कि सेकंड मेथड कौन सा ध्यान में आ गया फौरन ही? कैश अर्निंग लिखा हुआ है इसने। अमीर अहमद तीसरी टेक्निक, इस पे भी मैं आता हूँ, मगर अभी कैश अर्निंग इसने लिख दिया, इसका मतलब यही कैश फ्लो भी है हर साल का। अगर हर साल का कैश फ्लो दिया हुआ है तो किसका मतलब हो गया फ्री कैश फ्लो टेक्निक है। अब वो अलग बात है, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, मगर बात समझ आ रही है? देख के लग रहा है कि यार कुछ मसला नहीं है। अच्छा, नीचे आ जाओ, पहला ही पीई रेशो दे दिया, अब कौन सी टेक्निक एक और आ गई तीसरी, पीई रेशो दे दिया, कंफर्म हो गई, ऊपर प्रॉफिट दिया था, अर्निंग दिया था, ऊपर इसने प्रॉफिट दे दिया था, नीचे पीई रेशो दे दिया। पीई रेशो का होना इटसेल्फ निशानी है कि पीई मेथड हो गया। और नीचे आ जाओ, फिर इसने इक्विटी बीटा दे दिया, हाँ कंफर्म हो गया कि इसमें अब फ्री कैश फ्लो टू कंपनी, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दोनों भी निकल सकते हैं। अगर मसला हो तो खाली फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी तो निकलेगा ही निकलेगा, मरे से मरा। मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रेट, आप समझ रहे हो, के ही निकल जाएगा बड़े आसानी से। तो माय पॉइंट इज कि यार ये 16 मार्क निकालना क्या पेपर में मसला था? डेटा इतना खुला दिया हुआ है, टेबलर फॉर्म में तो डेटा वैसे भी आसान होता है। क्या ख्याल है? नहीं? तो ये ना बड़ा अफसोस होता है कि यार जब हम स्टार्ट इस तरह के सवाल से ना करें। मर्जर इक्विटी का खामा खाई का हुआ बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, मर्जर इक्विटी के सवाल मुश्किल नहीं आ रहे यार। 2018-19 के बाद से मेरा नहीं ख्याल कि मर्जर इक्विटी के सवाल मुश्किल आए। 20, 21, 22, 23, 24 के मैंने मर्जर इक्विटी के सवाल देखे हैं, 24 का ये वाला पेपर मैं करता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मर्जर इक्विटी का लेवल बहुत बड़ा है यार, उल्टा मैं समझता हूँ अब वो पुराने सवाल कोई इधर उधर से कर देता है। ये जो सवाल था 2022 में भी इस तरह का सवाल आया वैल्यूएशन का, देखा आपने? 2022 में भी इसने वैल्यूएशन पूछी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कह रहा हूँ मैं। ये देखें, ये 2022 का पेपर है, ये इसी तरह फ्री कैश फ्लो दिए हुए अलग अलग, इसी तरह बैलेंस शीट बना के दी हुई है इसने।
बैलेंस शीट नहीं दी हुई बल्कि शायद वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन निकाला। अब ये रीजनल टर्म तो हम सॉल्व करके जाए ना यार, देखें क्या ख्याल है। टेस्ट सेशन होंगे इंशाल्लाह, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के सवाल में बात कर लेता हूँ छोटी सी, फिर मुझे सॉफ्टवेयर में बात करनी है क्योंकि टाइम कम है, नमाज का भी टाइम हो जाएगा, फिर एसटीएम का सेशन भी है। अच्छा, इस सवाल में ना यार मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल में प्रॉब्लम ये हुआ, लोगों ने स्टार्ट किया, लोगों को लगा आसान सवाल है, कहानी इसमें ज़्यादा थी और दिखने से आसान लग रहा था, मगर थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट में लोग फंसे, इसकी वजह से लोगों का टाइम भी लूज हुआ और अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। हालांकि सवाल मैं मानता हूँ यस ट्रिकी ज़रूर था, इम्पॉसिबल नहीं था मगर ट्रिकी था। अच्छा, सेकंड सवाल में ना जो ए पार्ट था ये तो बड़ा आसान था कि आपको इसमें रेशो निकालने थे, ये मैं सॉल्व कराऊंगा आगे जाके अपने नॉर्मल सेशन में इंशाल्लाह, बेफिक्र है, हर अटेम्प्ट करा रहा होता हूँ और इंशाल्लाह ये अटेम्प्ट भी कराऊंगा इंशाल्लाह। तो इसमें रेशो निकालने से, रेशो भी यार देख के नजर आ रहा है यार जीपी। अच्छा, ये परफॉर्मेंस देख के क्या लग रहा है, खराब हो रही है या बेहतर हो रही है? हाँ, रेवेन्यू बढ़ गया अच्छी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई अच्छी बात है, मगर जीपी गिर गया बुरी बात है। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल पे कंट्रोल अच्छा नहीं है, सही है। एडमिन एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स फाइन, मगर जाहिर सी बात है चूंकि जीपी खराब था तो एमपी खराब हो गया। अब एमएसए टू में ना ये बहुत करना पड़ता है, तो समझो इनडायरेक्टली आपको ये एमएसए टू के लिए तैयार करा है। इस सवाल को देख के बिल्कुल मुझे फीलिंग आई कि वो आगे जाके आपको एमएसए टू से अलाइन करेगा, क्योंकि मैं खुद एमएसए टू अलहमदुलिल्लाह पढ़ा रहा होता हूँ, तो आई नो कि ये सही है, डायरेक्शन इसने क्या पकड़ी है। रेशियो का एक्सप्लेन भी करना था बिल्कुल, देखे ना, ये मैं एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूँ शाफे, कि परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खाली रेशियो का एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखो, रेशियो को एक्सप्लेन करने से ज्यादा आपको इसकी बिजनेस परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना था कि ठीक है सेल इतने परसेंट से चेंज हुई, जी कॉस्ट इतने परसेंट चेंज हुई, तो जीपी उल्टा चेंज किया, वो नेगेटिव हो गया। फिर ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस ठीक है सेम ही रहे, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा, मगर आप देखें इसका चूंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है तो इंटरेस्ट कवर एक चीज होती है, पता नहीं आपने नाम नाम सुना होगा, बल्कि मैंने कराया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस में कराता हूँ। फिर नीचे आया टैक्सेशन उस वजह से कम हुआ, नेट प्रॉफिट आपका कम हुआ, मगर इसने डिविडेंड सेम दिया, ये एक मसला है कि डिविडेंड सेम दिया है इसने, तो वो एक मसला है कि यार जब प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड कम देना चाहिए, मगर ये प्रेशर में आ गया, ये शेयर होल्डर के प्रेशर में है, इसलिए डिविडेंड सेम दे रहा है। इसको लग रहा है शेयर होल्डर वरना भैया नाराज हो जाएगा, शेयर होल्डर परेशान हो जाएगा, शेयर होल्डर शक शुबात में बच जाएगा, शेयर होल्डर को शक हो जाएगा कि कंपनी खराब हो गई है। मेरी बात समझ आ रही है? फिर नीचे बैलेंस शीट में आ जाओ, इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़ी है ठीक है, को रिसीवल ठीक ठाक बढ़ा है, 52 से 82, आप परसेंटेज निकालो ठीक ठाक बढ़ा है। हालांकि ये वो बिजनेस है यार, बिजनेस कंपनी कंपनी चलाते हैं ये ना, लोकल सर्विस देते हैं, तो इनका रिसीवल होना नहीं चाहिए बस का क्या रिसीवल होगा मेरी बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रिक बसें हैं, बसों का क्या रिसीवल होगा यार, वो तो आपसे कैश लेते हैं। भाई आपने कभी बस में सफर किया हो तो आपसे कैश लेता है ना, टोकन लेता है, या टोकन होगा, टोकन होगा तो अगेन पहले एडवांस पेमेंट में टोकन बनता है, तो इसका इतना रिसीवल आ क्यों रहा है, और रिसीवल आने के बाद बढ़ क्यों रहा है भाई, उसको क्या जरूरत पड़ गई इतने सारे रिसीवल की? तो ये भी एक सवालिया निशान है। आप समझो थोड़ा आपको वो एसपीएम वाली नॉलेज। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार किसी ने एसपीएम नहीं पढ़ा हुआ तो ये सवाल नहीं कर सकता, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी थी कि यार मुझे इस बिजनेस को देख के, बिजनेस की एप्लीकेशन जितनी अच्छी होगी उतना आपको एमएसएडयू में फायदा होगा, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड था। तो मैं इससे एक दो सवाल और भी प्रैक्टिस के रख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर नीचे आ जाओ, इतना सारा कैश रखा हुआ है भाई, इतना आइडल कैश क्यों रखा हुआ है, इतना आइडल कैश रखा हुआ है, ऊपर से नीचे लोन भी है। ओ भाई, इतना आइडल कैश है तो लोन जीपे कर दो, इंटरेस्ट कम हो जाएगा तुम्हारा यार। हाँ, और इसने कहा था कि कैश से हम बसें खरीदते हैं, बसें खरीदते हैं, तो यार ये इतना कैश पड़ा हुआ है अभी भी, तो बसें नहीं खरीदी, इसका मतलब है। मतलब मैं ये बातें बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए कि यार ये बात ना फौरन फौरन पेपर में आपको क्लिक करनी थी, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने नहीं की। क्या ये बातें लिखी थी आपने कि कैश इतना पड़ा हुआ है एक्सेस इसके पास, इसको बसें खरीदनी चाहिए थी? क्या बातें आपने लिखी थी कि कैश इतना पड़ा हुआ है कि लोन रीपे कर लो यार, कि इंटरेस्ट हो जाए? ये बातें लिखी थी आपने? जवाब दें यस और नो में, यस और नो में जवाब दें। देखें, एनालिसिस करना है ना, देखें ये नहीं कि ये कोई FR1 का सवाल थोड़ी है कि रेशो निकाल लिए और रेशो को एक्सप्लेन कर दिया बस खत्म हो गई बात, यार वो FR1 में पूछ लेता है। नहीं समझे बात को भाई, कनेक्ट करना चाहिए ना। सिनेरियो कह रहे बसें चलाते हो, भाई बसें चलाते हो, रिसीवल कहां से आ गया इतना? मुझे तो रिसीवल पे भी गुस्सा है कि रिसीवल इसका खड़ा क्यों है इतना, 52 मिलियन, 5 करोड़ रुपए बनता है, ऊपर से बढ़ भी गया वो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? भाई ऐसी क्या मजबूरी हो गई रिसीवल की? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यार थोड़ा सा ना, मैं समझता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने किसी ने ही काम नहीं किया होगा, मगर मेजोरिटी मुझे लगता है कि रिसीवेबल, हाँ बस को बेचा हो, मगर इतना पुराना बिजनेस नहीं है, एसेट्स को देख के लग रहा है कि यार बिजनेस ज्यादा पुराना नहीं है इनका, बस खरीदी है एक आध मेरे ख्याल से बीच में, ऐसी बात नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि यार ये ना आपको कनेक्ट करना था परफॉर्मेंस, आपको ये इसने ये नहीं बोला रेशो निकाल के एक्सप्लेन करो, खाली रेशो निकाल के एक्सप्लेन किया, आपने सिनेरियो से कनेक्ट नहीं किया, रॉन्ग। सवाल गया आपका, आपको नहीं मिलेंगे 10 में से मार्क्स, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, सीरियसली स्पीकिंग।
आपको रेशियो बिल्कुल निकालने थे, मगर रेशियो की लिमिटेड थी कहानी। आपको ये जनरल बातों को रेशियो से सपोर्ट करना था। आप इसका आंसर देखेंगे, आपको आप हैरान होंगे जब इसका आई कैप आंसर देगा। कोई एसपीएम में ये मामूल है, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सवाल आता है तो रेशियो के तो शायद उसने मार्क्स भी बहुत कम रखे होंगे। असल उसने मार्क्स रखे होंगे एक्सप्लेनेशन। अब आपने पेपर में बैठ के क्या सोचा होगा, यार मैंने रेशियो निकाली तगड़े, मेरे 5 मार्क्स तो वहीं आ गए। सोचा नहीं सोचा किसी ने, मुझे बताएं ईमानदारी से। हाँ, अब बस मैं चोरी कमेंट उल्टी सी जो भी कर देता हूँ तो मेरे बाकी 5 भी आ जाएंगे, हो गए जी 10 मार्क्स मेरे, मेरे तो सवाल अच्छा हो गया। ये सोचा नहीं सोचा कि 10 में से 5 मेरे रेशियो के ही होंगे। गलत सोचा यार, सॉरी के साथ। अफसोस हुआ ना मुझे यार। अगर ऐसा सोचा है कि आपने कि रेशियो के आधे मार्क है तो मेरा नहीं समझता रखने चाहिए। अभी मार्किंग प्लान आता है आई कैप का तो और क्लियर होगी, अभी मार्किंग प्लान नहीं आया तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, खैर। अच्छा, आगे बढ़ो। फिर इसमें परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव, ये भी लोगों ने अपने पास से लिख दिया होगा। कस्टमर फोकस पे लिखना चाहिए था भाई, कंप्लेन तो नहीं आती है। हाँ, लेट तो नहीं होता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में लिखना चाहिए था कि कितनी बसें खरीदेगा, क्या प्लान बनाया, फीजिबिलिटी क्या बनाई, बजट क्या बनाया इसने, कितने रूट्स में जाना है, कितने रूट्स पे काम करने की जरूरत है। मैं अगेन अभी आईकेप का सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल परफॉर्मेंस पे ये देख लो कि यार कि भाई कॉस्ट कंट्रोल कितना अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, चोरी चकारी तो नहीं होती है, ड्राइवर पे कंट्रोल कैसा है, टर्नओवर कैसा है, स्टार टर्नओवर, मतलब जनरल बातें इसमें करनी थी बहुत सारी। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो वैसे ही लिख सकते हो। फिर नीचे लिक्विडिटी प्रॉब्लम में बात करनी थी, 9 मार्क का सवाल था ये सवाल। मैं समझता हूँ कि लोगों का इतना अच्छा नहीं हुआ होगा। आप कह दे हो मेरा अच्छा हुआ है, मैं नहीं मानता ये अच्छा हुआ होगा। कुछ लोगों ने माना है वैसे कि नहीं अच्छा हुआ। ये सवाल 25 मार्क का था। आई थिंक इस सवाल की वजह से लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ होगा। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही बात है, एसपीएम की बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं, मगर कुछ बातें इसमें कॉमन सेंस की भी हैं। लिक्विडिटी का हमारे कोर्स में मौजूद है एरिया। आप कहेंगे यार ये आउट ऑफ द कोर्स आया, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं मानता ये आउट ऑफ द कोर्स है। रेशियो हमारे कोर्स में है। अच्छा, जल्दी से लास्ट सॉफ्टवेयर पे बात कर लेते हैं यार, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, नमाज का भी टाइम हो जाएगा। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर का तरीकेकार क्या है। सॉफ्टवेयर को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं अप्रोच करके लास्ट 5 मिनट से बस क्लास एंड करता हूँ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस सेशन का यही है यार, किसी तरीके से हमारी अटेम्प्ट बच जाए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं एक चीज बता दूं आपको, सॉफ्टवेयर ऐसा है दिखने का, ऊपर एक जो है ना नोटपैड जैसी फाइल है या वर्ड जैसी फाइल है और नीचे एक्सेल है। ठीक है, पहले समझ लें सॉफ्टवेयर में होता क्या है, फिर कुछ बारीकी में बात कर लेंगे। अच्छा, आपको एक्सेल पे वर्किंग शो करनी होती है और इसको फिर पेस्ट करना होता है, कॉपी करके पेस्ट करना होता है यहाँ पे। फॉर्मेटिंग इसमें यहाँ पे हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये वाली फॉर्मेटिंग। यहाँ फॉर्मेटिंग का मसला रहता है, इधर इधर फॉर्मेटिंग का इशू है, मगर ऊपर फॉर्मेटिंग का मसला नहीं होता। नीचे से आप उठाते हो तो खुद ब खुद ऑटो असाइन कर लेना, इन कर लेता है। कुछ लोगों ने ये मिस्टेक की है, अभी मुझे कमेंट में भी मैंने यहाँ पे पढ़ा और वैसे भी किसी ने मुझे बताया कि अगर आपने नीचे कॉपी कर, नीचे काम कर लिया और ऊपर पेस्ट नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, कट जाते हैं। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि आई कैप नीचे वाले एरिया को कंसिडर करता हो, मगर जो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, मेरी जितनी लोगों से बात हुई है, जितना मैंने आई कैप की गाइडलाइंस को पढ़ा है, आपको ये कॉपी करके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर कॉपी करके पेस्ट नहीं किया तो आपके मार्क्स गए। अच्छा, एक मसला इसमें सुन लें कि ये एक्सेल नहीं है पूरा, ये पूरा सिमिलर टू एक्सेल है, ये एक्सेल नहीं है। इसमें बहुत सारे फंक्शन बंद हैं। इसमें कंट्रोल जी चल जाता है, मगर बहुत सारे फीचर इसमें नहीं चलते। F2 इसमें नहीं चलता, F2 समझते हैं ना, जो एडिट करने का होता है। बहुत सारे फीचर इसमें लॉक हुए हैं। तो प्लीज ये बात समझिएगा कि एक्सेल नहीं है। जो लोग एक्सेल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पेपर में जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब उनको एक्सेल के सारे फीचर्स की आदत होगी और पेपर में जाके जब वो देखेंगे कि यार एक्सेल पूरा नहीं चल रहा तो डिस्कम्फर्ट होगा उनको। दूसरी एक बात और ध्यान में रख लें यार, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस आप बिल्कुल करेंगे, मगर सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस इंशाल्लाह लास्ट 2 मंथ्स इनफ होगी। ये जो आपने लास्ट में प्रैक्टिस करनी है ना, मैंने आपको बताया, आप ये सॉफ्टवेयर भी पे भी प्रैक्टिस कर लें, आपका काम हो जाएगा। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें 5 से 7, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें 5 से 7, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ आखिर में आपने जो है ना ये अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं, ये काम अगर आप सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं तो आपकी इंशाल्लाह इनफ तैयारी हो जाएगी। क्योंकि एक सवाल, एक पेपर में 5 सवाल है, अगर आपने 5 अटेम्प्ट सॉल्व कर ली, 25 सवाल आपने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर लिया, इट विल बी गुड। तो सॉफ्टवेयर पे काम आप अभी फौरन शुरू करना चाहें कर दें, मगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अभी हमारा मसला सॉफ्टवेयर नहीं है, अभी हमारा मसला बीएफडी पास करना है। मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर आप अक्टूबर एंड नवंबर इन 2 महीने में भी सॉफ्टवेयर पे काम कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपका काम इनफ हो जाएगा। तो क्या हम रजिस्टर ना बनाए? क्या रजिस्टर बिल्कुल बनेगा। देखें, आप उन लोगों से पूछें, देखिए रजिस्टर बनाने के 2 फायदे हैं। जो लोग पहली अटेम्प्ट में पढ़ रहे थे उनको मैंने पहले ही कहा था रजिस्टर बनाए। रजिस्टर बनाने का फायदा ये होता है कि यार आगे जाके आपने एमएससी2 तो देना है ना, तो एमएससी2 देने के लिए आपको फिर वापस बीएफडी एरिया की क्लास नहीं देनी पड़ेगी। वहाँ आपका एमएससी2 में बीएफडी का स्ट्रॉन्ग रिवीजन हुआ होगा, आपको कई मसला होगा, आप रजिस्टर रेफर कर लोगे। दूसरा फायदा, खुदा ना खास्ता अगर आपका पास नहीं होता पेपर तो आप देखें ना, आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपका रजिस्टर नहीं बना होगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी यार।
तो प्लीज देखें, रजिस्टर बनाएं। रजिस्टर आपको BFD में भी हेल्प करेगा, BFD के लास्ट रिवीजन में भी हेल्प करेगा। कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर मुझसे लास्ट रिवीजन नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा रजिस्टर बना था, उन्होंने कहा नहीं सर रजिस्टर नहीं बना था, और लास्ट में हमें एक बार क्लासेस वापस लेने का टाइम नहीं था। देखिए क्लासेस वापस लेने का टाइम किसी के पास नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? हैंड रिटन रजिस्टर बनाना पड़ेगा आपको, प्लीज बनाएं। देखें मैं मानता हूं कि पेपर ऑनलाइन हो गया, सब चीजें हैं, मगर मैं आपको कह भी रहा हूं कि यार MSA2 लेवल के लिए हमने लोगों को लास्ट मंथ प्रैक्टिस कराई थी। मैं तो आपको अभी भी 2 महीने कह रहा हूँ, अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। MSA2 के लिए तो हमने सिर्फ लास्ट मंथ बच्चों ने प्रैक्टिस की थी, 10-12 सवाल, उनका हाथ सेट हो गया था। सॉफ्टवेयर इतना इशू नहीं है, आप उन लोगों से फीडबैक लेंगे जो MSA2 का पेपर दे चुके हैं, तो आप उन लोगों से फीडबैक लें जिन्होंने MSA2 में कैलकुलेशन वाला एरिया किया हुआ है, तो आपको ये बोलेंगे यार सॉफ्टवेयर की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके चले जाओगे, हो जाएगा काम। मगर आप रजिस्टर को डिस्कार्ड ना करें, ऑब्सोलीट ना करें, प्लीज यार, ये मेरी आपसे जो है ना गुजारिश है, ठीक है। एंड एक मसला और सुन लें, पेपर में जब आप बैठे होंगे सॉफ्टवेयर पे, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो वर्किंग होगी, फॉर्मूले वगैरह शो होंगे वो एक्सेल में, ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। फॉर्मूले नीचे नजर आ रहे होंगे, फॉर्मूले ऊपर नजर नहीं आ रहे होंगे, तो प्लीज वर्किंग शो करते हुए ख्याल करिएगा। ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर पे पूरा सॉल्व कराया है विंटर 23 का पेपर, ये देख लें आप, विंटर 23 का पेपर पूरा सॉफ्टवेयर पे। मगर आप देख रहे हैं मैं कुछ वर्किंग यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं ब्रैकेट में वर्किंग शो कर रहा हूँ। क्यों शो कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सेल में वर्किंग हुई हुई है ना, ये यहाँ पे नजर नहीं आएगी। आपने देखा है ना वर्ड पे जब आप पेस्ट करते हैं एक्सेल से, तो क्या कॉपी पेस्ट होता है? सवाल है मेरा। एक्सेल से सॉफ्टवेयर पे कॉपी में कॉपी हो सकता है, देखें कॉपी होके वहां वर्ड में फेल होगा, मगर फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जोहेब, मेरी बात समझ आ रही है? कि देखिए मैंने एक छोटी सी वर्किंग की है, तो वो भी यहाँ पे दिखा दी है। मैं सारी वर्किंग के लिए नहीं कहूंगा, मगर मेजोरिटी वर्किंग के लिए कहूंगा कि आप शो करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने देखें ये वर्किंग शो की है, हालांकि 17.4 डायरेक्ट आ सकता था, ये चाहूँ तो मैं इजिकल टू लिखूँ एक्सेल पे, मगर मैंने वर्किंग शो की ताकि उसको पता चले मैंने रिस्क फ्री रेट क्या यूज किया, मैंने बीटा क्या यूज किया, मैंने मार्केट रेट क्या यूज किया। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मार्क्स है ना यार, बीटा के मार्क्स हैं, ये पूरी वर्किंग में दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ये एक्सेल पे ऐसे ही शो कर दूँ। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो जब आप सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज यार ख्याल करिएगा कुछ, क्योंकि एग्जामिनर के पास, अच्छा ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए मैंने पूरा ग्राफ बनाना भी सिखाया हुआ है, ये विंटर 23 में ग्राफ बनाना था, ये पूरा ग्राफ मैंने ये सॉफ्टवेयर वाला ग्राफ। तो ड्राफ्टिंग टूल कैसे यूज करना है, मेरा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ा हुआ है, इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, आप वो रेफर कर सकते हो, वरना मैं आपको अलग से भी शेयर कर दूंगा उस ग्रुप पे। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि देख रहे हैं वर्किंग में शो कर रहा हूँ, ये वर्किंग में शो कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है वर्किंग शो करने की एक्सेल पे जब सारा काम हुआ है? नंबर कॉपी पेस्ट होंगे बिल्कुल, ये आपको कुछ चीजें आपको खुद से शो करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो एग्जामिनर को अगर ये रेफर करना है कि आपने बीटा क्या यूज किया है, तो वो फिर आपको जाहिर सी दिखाना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? फॉर्मूला लिख लें तो बेहतर है, बिल्कुल दानिश फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला लिख लें, डायरेक्ट ना करें प्लीज, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना प्रॉब्लम होगा। बहुत ही कोई बेसिक वैल्यू है, 100% श्योरिटी है तो कर दें, वरना ना करें। ठीक है चले मैं यहीं तक रखता हूँ, 1:30 हो गया, नमाज का भी टाइम हो गया। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। बाकी किसी की कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। 2:30 पे हमारा जो है वो SPM का सेशन है, 4 PM पे ऑडिट का सेशन है। प्लीज यार आप वो सेशन भी लीजिएगा ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या मसला आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, ये नोट कर ले मेरा नंबर, अगर चाहें तो कोई क्वेरी होती है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ फ़ायदा हुआ आज के सेशन से? कुछ काम की बात पता चली आप? तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ग्रुप पे, अगर आपको ये अच्छी लगे रिकॉर्डिंग, तो और लोग जिनका पेपर पास नहीं हुआ आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, मैं जितना काम करा दूँ, आप जितना काम कर लें, अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होगी तो पेपर पास नहीं हो सकता। लास्ट में बस मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यार मेहनत भी करें और दुआ भी करें, दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ जो है वो किस्मत को पलट देती है, किस्मत को पलट देती है। और लास्ट में मैं कहूँगा कि दुआ अपने लिए भी करें, अपने दोस्तों के लिए भी करें, पता नहीं कब किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। कल सबको कामयाब है, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।